दोस्त का मैं तो इसको कुछ करते हैं 96 हैं वो गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है। तो अब आप ये देखिए, फिर गांव में आप चले जाएं, जैसे गांव में मूल्यांकन करते हैं तो गांव के अंदर पढ़ने वाले बच्चे या किसी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे कितने परसेंटेज होते हैं, आप ये देखिए। आपकी इतिहास विषय में रुचि कैसी हुई? इतिहास विषय में रुचि एक्चुअली सुविधा ढिलन जो है 2020 के बैच की, वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी है। और हाँ देखो, एक्चुअली सोशल मीडिया का ज़माना है और ये आपकी बात से मैं सहमत भी हूँ। सोशल मीडिया में जो दिखता है वो बिकता है। मैंने ये शायद लिखा होगा कि फालतू वीडियो को बच्चे बहुत देखते हैं हाँ सर, यही और जो ज्ञान के वीडियो होते हैं उनको बच्चे नहीं देखते। फिर बच्चे शिकायत करते हैं कि हमारा सिलेक्शन कब होगा। तो भाई, जब पहले आपका सिलेक्शन ही गलत है कंटेंट को देखने में ही, तो आपका सिलेक्शन डाउटफुल है। और मेरी इच्छा जो है सिविल सर्विसेज में जाने की थी, और सिविल सर्विसेज के लिए साइंस के सब्जेक्ट से ज़्यादा पे ही ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट होते हैं। ऐसे हमारे सीनियर्स जो थे, मेरे ब्रदर RS हैं, इज्जत के साथ में, गर्व के साथ में मैं जो है प्रपोज कर सकूं कि मैं आपके योग्य हूं। तो मुझे उसने प्रेरणा दी, तो प्रेम ने मुझे आगे की ओर खींचने में और बहुत जल्दी सर्विसेज हासिल करने में। आखिर व्यक्ति असफल क्यों होता है? अगर सफल ना लगे तो क्या करें? टीचर ये चाहता है कि उसका बच्चा पास हो, क्योंकि फेल हो गया तो टीचर की दुकान बंद, सीधी सी बात। देखो एक्चुअली क्या होता है, सुकरात ने एक बात कही थी कि जो व्यक्ति अपने बारे में जितनी अच्छाई होने की सफाई देता है वह वास्तव में अच्छा होता नहीं होता। एक ने 200 पेज लिखे। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी इच्छा थी कि मैं ट्रक ड्राइवर बनूं। हाँ, ट्रक ड्राइवर। त्याग की कहानियाँ सबको अच्छी लगती हैं, लेकिन त्याग कोई करना चाहता नहीं। त्याग के बिना नाम होता नहीं। सीधी कैसे परखे व्यक्ति क्या विद्यार्थी विचारू हो चुका है कि उसको ये भी नहीं पता है कि मूल किताबें क्या है, और उसको बताने के लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। पेपर लीक का मुद्दा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्यूर है। समय वो कर रहे थे जब लोग पढ़ रहे थे। ये सर, अगला क्वेश्चन है कोचिंग सेंटर पर। उसमें 1 to 1 क्वेश्चन पूछता हूँ, कोचिंग करनी चाहिए नहीं करनी? देखो, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा खर्चे की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति का अगर जज्बा हो तो ये सब चीज़ें पीछे छूट के उसका केंद्र बिंदु उसका डिटर्मिनेशन है। अगर वो कमिटेड है तो कोई खेत खलियान उसे, गरीबी उसे रोक नहीं सकती। घर पे बैठ के सफलता बिल्कुल की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है। टेस्ट देनी चाहिए नहीं, या PYQ MCQ दूध पड़े क्या करें? तुझे पीछे नहीं छोड़ दिया तो फिर इस शर्त में मजा क्या है? मजा आ गया। हाँ। तो फिर मैंने दम के उस साल जोर लगा के और उसको 6% से पीछे छोड़ दिया सेकंड ईयर। नमस्कार साथियों, मैं संपाराम सेजुग। आज आप देख रहे हो द CRS पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर। ये शुरुआत आज मैं सीकर से कर रहा हूँ। मेरे साथ हैं शेखावटी के वह व्यक्तित्व जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार टॉप किया, और इनके पढ़ाई हुए विद्यार्थी कई बार टॉप रैंक लेके आए। और सर इतिहास विषय में सहायक आचार्य पद पर कार्यरत हैं, और साथ में लेखन के साथ साथ सर यूट्यूब पर एवं ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से हजारों विद्यार्थियों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो सर आपका स्वागत है। और धन्यवाद। सर के नाम से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, डॉक्टर आदरणीय रवि जी फगड़िया सर। तो सर कैसा लग रहा है आपको आज मेरे साथ? बढ़िया लग रहा है। आपका पहला पॉडकास्ट है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और ये मेरे लिए अच्छी बात है कि जब चंपालाल जी ने मेरे से आग्रह किया कि सर मैं एक पॉडकास्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने हंस के टाल दिया। मैंने कहा यार, पॉडकास्ट वगैरह जैसी चीज़ें हैं ये जनरली ठीक है, सब कुछ पॉडकास्ट जैसा ही है, लेकिन उन्होंने आग्रह किया कि नहीं सर आना ही है। तो फिर इतनी दूरस्थ जिले के स्टूडेंट ने जब ये आग्रह किया तो मैं ठुकरा नहीं इसका। ऐसे पहले कई बार कईयों ने आग्रह किया, लेकिन मैंने व्यस्तताओं की वजह से उन्हें स्वीकार नहीं किया। तो बिल्कुल अच्छा है। हम आपको शुभकामनाएं भी देते हैं कि आप इस बहुत ही नेक कार्य में सही सूचनाओं को जरूरतमंद बच्चों तक या एस्पिरेंट्स तक पहुंचाएं। तो इसकी आपको बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद सर। सर शुरुआत करते हैं आपके सामान्य परिचय में। कौन कौन घर में सदस्य है? मैं तो रवि हूँ फगेड़िया, जनरली सोशल मीडिया के माध्यम से हूँ, डॉक्टर रवि। और अभी मैं एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे SK गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर में कार्यरत हूँ। और
मेरे पिताजी श्री मदन सिंह जी फगेड़िया, जो पहले आर्मी में थे और उसके बाद में एक बैंकर के तौर पे सेवाएं दी, अभी सेवानिवृत्त हैं और काफ़ी एक्टिव हैं। और मेरी मदर जो हैं वो ब्रजेश चौधरी, जो गृहिणी हैं। और मेरे एक भाई साहब हैं श्री राकेश कुमार जी फगेड़िया, जो प्रधानाचार्य हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। जी सर। और बाकी मैडम तो है ही, जी सर। विद्या फगेड़िया, और 2 बेटियां हैं, आर्या और ग्लोरिया। जी सर। ये धन्यवाद सर, आपने ये परिवार के बारे में थोड़ी जानकारी दी। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन है कि गांव से आज तक यात्रा कैसी रही? देखो, मैं तो गांव से चला था और गांव में ही हूँ, यात्रा गांव में ही है। जी सर। क्योंकि गांव बेसिकली 69% पॉपुलेशन जो है हमारी वो गांव में ही रहती है, और गांव में हमारे भारत की आत्मा बसती है। तो गांव का सफर ही है अभी, चाहे मैं कहीं भी गया हो। जैसे सबसे पहले अलवर में गया था, खैरथल नवोदय में एज ए पीजीटी, तो वो भी खैरथल भी गांव में ही बसा था। और उसके बाद में फिर जब मैं जैतारण आया ग्रेड 2 में, और पाली में गरनिया गांव है, ऑन रोड ही है, जोधपुर और जो हाईवे है उसमें बिलाड़ा और इसके बीच में, जैतारण के बीच में, तो वो भी बिल्कुल गांव में ही था। और उसके बाद मेरी पोस्टिंग साइंस टीचर के तौर पे हमारे रीजन में होती है, नई भर्ती में, तो वो गुंगारा, वो भी एक गांव ही था। और उसके बाद में जो कॉलेज के अंदर जब गए तो झुंझुनू गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में पोस्टिंग हुई, तो वहां भी जो है गांव ही था, वो एक तरीके से बाहरी साइड में कॉलेज है, ठीक है। और वैसे भी हमारे जो भी हैं लगभग हमारे जो शहर हैं वो मैं ये कहूँगा यूनियन ऑफ विलेज है, एक तरीके से गांव का समूह है। और गांव में जो भाईचारा, जो साहचर्य, जो सहयोग समन्वय की भावना होती है, वो ज्यादा बेहतर होती है शहरों से, क्योंकि शहर थोड़े से कॉमर्शियल होते हैं। और इस मामले में मैं गांव के समीप रहा हूँ और रहना चाहता हूँ, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। सर बढ़िया बात की। और अभी भी मैं गांव में ही रह रहा हूँ। ये भी अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, जो हमारा गांव है वो सीकर सिटी से ज्यादा दूर तो नहीं है, अब धीरे धीरे शहर वहां पे बढ़ रहा है, लेकिन मेरा स्टेटस अभी भी ग्रामीण है। नहीं सर, अच्छी बात है, आप गाँव से हो और अभी भी पद पर, इतने बड़े पद पर हो सर। आप गाँव से निकल कर आज इस पद पर हो, कितनी खुशी होती है सर आपको? खुशी तो देखो बिल्कुल, जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ण करता है, जो लक्ष्य उसने निर्धारित किए, परिवार जन वगैरह ने जो सपने बच्चे के लिए देखे होते हैं, अगर वो पूर्ण हो जाते हैं तो निसंदेह खुशी अप्रतिम होती है। और न केवल पेरेंट्स के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, बल्कि दाई सेल्फ स्वयं के लिए भी होता है। जी सर। तो डेफिनेटली खुशी वो है ना, गुंगा गुड़ खाए और किसी को बता ना पाए, उस तरह की खुशी होती है। नहीं सच्ची बात है ये। और मैं तो ये भी उम्मीद करता हूँ कि हर बच्चा जो सपना देखता है उसका सपना पूर्ण हो, और अगर आप मेहनत से प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। जी सर। सर आपको नहीं लगा कि मैं इस पद पर हूँ और मुझे मेरे माता पिता है उनको छोड़कर बाहर शहर में जाके बचूं? क्योंकि आज वातावरण ऐसा बन चुका है कि जॉब लगने के बाद आवश्यक जो व्यक्ति होता है वो माँ बाप को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और उनको भूल जाता है। तो ये कैसी विद्यार्थी भावना है, या क्या ये सफलता सही है? मुझे क्या लगता है सर आपको इस सफलता के बारे में? देखो, ऐसा है कि कुछ जगह तो रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे, या कुछ जॉब की नेचर भी ऐसी होती है कि जहाँ पे हम चाहकर भी गांव में नहीं रह सकते हैं। अब लकीली मैं तो, जैसे मान लो राजस्थान स्टेट के अंदर ही सर्विस, जैसे मेरी सेंट्रल सर्विसेज जो थी वो भी जैसे नवोदय में मैंने की, केवी को मैंने ज्वाइन नहीं किया, डीएसएसबी को मैंने ज्वाइन नहीं किया, तो आरएस में जेसीटीओ है तो वो भी मैं जो है ज्वाइन नहीं करके आया। तो कहने का मतलब ये है कि जो सर्विसेज शहरी बैकग्राउंड से थी उनको मैंने ज्वाइन नहीं किया, और लकीली मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ में हूँ। और ये बात भी सही है कि कुछ मार्जिनलाइज जो फैमिली होती हैं खासतौर से, उनमें जैसे आजकल ये देखा देखी का कुछ मामला थोड़ा चल रहा है कि शहर का जैसे एक टैबू लगे कि मैं साहब अर्बन रहता हूँ। तो मैं अगर लिटरली कहूँ कि आप वेस्टर्न कंट्री में जाइए जहाँ पे बैक टू नेचर जैसी बातें चल रही हैं, कभी रूसो ने बोला था बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो। आज कहीं भी जैसे मान लो ऐसे कैंप वगैरह होते हैं जिसके अंदर
हैबिलेशन सेंटर होते हैं जहाँ पे मानसिक शांति के लिए कुछ ढूंढे जाते हैं, तो लोग आइलैंड्स वगैरह पे जाते हैं, नेचर के समीप रहते हैं। तो जब नेचर गॉड ने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, अगर आपका जन्म लकीली गांव में हुआ है तो इससे बेहतर प्रकृति का और कोई आशीर्वाद आपके लिए हो नहीं सकता है। तो गांव को छोड़ के शहर में अगर वास्तव में नीड हो और परिस्थितियां अलाउ करती हैं आपको कि आप गांव में रहकर भी वो कार्य कर सकते हैं, तो निसंदेह आपको गांव को चुनना चाहिए। और मान लो जो भी ऐसी होगी भाई, जैसे मल्टी नेशनल कंपनी में आप काम कर रहे हो, आप बीटेक किए हुए हो, तो वहां पे तो अब चाहकर भी आप बेंगलुरु है वो तो राजस्थान में नहीं आ सकता है ना। तो ये वाली बात है, लेकिन एटलीस्ट जहाँ पे हमारे पास में चॉइस हो कि गांव और शहर में से हम ज्यादा बेटर कहाँ पे, दोनों में अगर हम रह सकते हैं, तो मैं कहता हूँ कि हमें गाँव को वरीयता दी जानी चाहिए, हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। जी सर, हाँ सिर्फ बात सही है कि कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाए पर गांव को आखिर नहीं भूलना चाहिए। गांव तो गांव ऐसा है ना, गांव में नाते रिश्तेदार होते हैं, अपनी मिट्टी की खुशबू होती है, और अपने वो पेरेंट्स, वो यादें बचपन की, वो सारी हमारी जो गुडनेस होती है, जो बचपन में एक एक चीज हमें वापस से रिकॉल करवाती है कि यहाँ पे मैं झूलता था, यहाँ पे मैं उछलता था, यहाँ पे दोस्तों के साथ खेलता था। उसके बाद में क्या है कि वो सब चीजें व्यक्ति मिस करता है कुछ समय के लिए। जवानी में जैसे 20 से 40 तक वो इस यात्रा के अंदर ऊपर रहता है, और उसके बाद में वापस उसको अपने गांव की ही याद आती है। तो क्यों ना वो पहले से ही अगर वहां पे रहे तो गांव में उसका सम्मान भी बना रहे, प्रकृति के साथ रहे तो उसकी 10-15 साल की उम्र भी ज्यादा रहे, और बुढ़ापे में भी लोग ये नहीं कहें कि देखो आखिर आना तो यहीं पड़ा है ना। तो इस तरीके से मैं ये मानता हूँ कि गाँव को यथासंभव नहीं छोड़ना चाहिए, अगर परिस्थिति अलाउ करती है तो। यानी गाँव सब कुछ है, क्योंकि शहर तो हाँ ठीक है। बिल्कुल। तो अगला सर अपना क्वेश्चन है कि सर आपकी प्रेरणा के स्रोत आप किसे मानते हैं? देखो, प्रेरणा का स्रोत व्यक्ति के जीवन में हर पल, हर सेकंड, हर वस्तु, सजीव निर्जीव सब होती है। व्यक्ति को हर जगह, हर वस्तु और हर ऑब्जेक्ट प्रेरित करता है। जी सर। जब बचपन में बच्चा होता है तो अपने पेरेंट्स की लैपिंग में रहता है। जी सर। पेरेंट्स से बड़ा कोई प्रेरक नहीं होता है, माँ से बड़ी कोई योद्धा नहीं होती है, माँ से बड़ा कोई प्रेरक नहीं होता है। मेरे जीवन में एटलीस्ट मेरी माँ सबसे बड़ी प्रेरक है। और इवन आज भी जैसे मेरे बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं तो मैं मेरी मम्मी को बोलता हूँ कि एक बार इनको थोड़ा मोटिवेट करके आना, क्योंकि मेरी मम्मी इतनी ज्यादा कमिटेड रही है पढ़ाने के मामले में। मेरे फादर काफी एलिट क्लास में है पढ़ाई में, बहुत अच्छे लर्नर्ड फैमिली है वैसे मेरी, जो पढ़ाई लिखाई में, जैसे मेरे दादाजी भी बहुत अच्छे जो है स्टूडियस टाइप में थे, बुक्स वगैरह पढ़ना उनका शौक था, और अच्छी खेती बाड़ी और बढ़िया हमारे पास जमीन वगैरह थी। तो वैसे परिवार में जैसी कोई संपन्नता अच्छी थी, मतलब ठीक ठाक थी। हम कोई ऐसे नहीं है कि भाई हमारी परिस्थितियां विषम रही है। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे फादर जो हैं वो जैसे जल्दी उनकी नौकरी करने का एक एडवेंचर था, तो वो आर्मी में चले गए। एक बार उनको बुलाया गया वापस, फिर वापस छिपके फिर चले गए। तो एक वक्त था जब नौकरी का इतना ज्यादा क्रेज नहीं होता था, लोगों को के पैरामीटर्स दूसरे थे कि जैसे मेरे परदादा जी बोलते थे कि जितना तुम नौकरी में कमा रहे हो उतना तो मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा, तो वहां क्यों जा रहे हो आप। तो इस तरीके से मेरे फादर के साथ जब मैंने डिस्कशन किया कि आप तो आरएस बन सकते थे और आप क्यों गए, तो उन्होंने कहा यार एक्चुअली मेरे को ये लग रहा था कि इस फैमिली में रहते हुए मुझे लंबे समय तक शायद ये जाने नहीं देंगे और यहीं पे रख लेंगे, और मैं नौकरी करना चाहता था, इसलिए मैं मजबूरी में भाग गया नौकरी लगने के लिए। तो अब रही बात ये कि जैसे फिर फादर रिटायरमेंट लेके वापस आए, बैंक को ज्वाइन किया, तो फादर का जो ड्यूटी आवर्स है वो 10 to 5 था, और वो उसमें बहुत ही बैंक के अंदर बहुत ही पंक्चुअल शेड्यूल होता है, काम भी होता है। तो एटलीस्ट फादर संडे को ही हमें टाइम दे पाते थे, फिर भी वो गुड इन टच रहते थे हमारे। मदर जो है वो मेरी मुझे रात तक भी चेक करती थी कि रात को 12 बजे तक, जैसे कई बार लाइट नहीं आती थी तो इमरजेंसी लाइट वगैरह बाद में आई थी, लालटेन का यूज करते थे। तो मम्मी वो लालटेन वगैरह को रात को, जैसे मान लो बच्चा नींद आ गई तो पूरी उसकी खोज खबर रख के रात 12 साढ़े 12 तक जब मैं पढ़ता था 1 बजे तक, तो मम्मी वहां तक जग के और उसकी जो है पूरा वो फिनिश करके और उसके बाद में सोते थे। और फिर अगर मान लो किसी दिन मैंने पढ़ाई में थोड़ी बहुत लैकिंग कर ली, खेल में मैं बैठ गया या खेलने बैठ गया या कोई और काम में चला गया, तो मम्मी कहती थी कि बेटा आज तो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो मतलब मुझे रोज फील कराती थी। और मेरे फादर का एक फेवरेट कोट रहता था कि आप रोज जब भी खाना खाएं तो हर निवाले के साथ ये जरूर पूछें कि आपने आज खाना खाने की योग्यता प्राप्त कर ली है या नहीं। जी सर। अगर आपने खाना खाने की योग्यता प्राप्त की है तभी आप खाना खाएं, अन्यथा खाना खाने के हकदार आप है नहीं। तो ये पूछोगे तो सदैव आप अपना काम अच्छा करोगे। तो मेरे पहले प्रेरक जो है,
और आज तक मेरे प्रेरक जो है वो मेरे पेरेंट्स हैं। सही सर। ये बात है। यानी मतलब और बाकी प्रोफेशनल लाइफ में अगर हम देखते हैं आगे, तो उसमें और भी हमारे बहुत सारे हैं, जैसे टीचर्स हैं, उनका किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर उनकी जो व्यापकता है उसको हम सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना योगदान रहा है, दोस्तों का भी रहा है, उसके बाद में जैसे मेरी वाइफ का भी रहा है। फिर एक समय बाद में बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो बच्चे के साथ भी हमारे इमोशन जुड़ते हैं कि ये बच्चा पैदा हुआ तो मुझे और कुछ इसके लिए कुछ गिफ्ट देना है, तो बहुत अच्छी नौकरी करके जो है उसको ज्वाइन करके इसको गिफ्ट करना है, ऐसे। तो प्रेरक हर समय हर परिस्थितियों के हिसाब से आगे रहते हैं। जैसे आज पॉडकास्ट के प्रेरक आप हैं जी सर। तो यहाँ पे उम्र का कोई तकाजा नहीं होता है, बड़ा छोटा कोई भी प्रेरक हो सकता है। जी सर। ये बात है। सही बात है। ये तो सर आपने सही कहा कि मैं भी 21 का हूँ, मैं आप मेरे से डबल हो, हाँ बिल्कुल, पर शुरुआत कहाँ से भी हो सकती है सर। हाँ, शुरुआत कहीं से भी। वेल बिगन इज हाफ डन। जी सर। अच्छी शुरुआत आधा कार्य है, एक प्रॉब्लम है। जी सर। तो अगला है, आपको तुलना करनी कहे तो बचपन काल है वर्तमान काल है, अच्छा कौन सा है? देखो, वैसे तो दोनों अनकंपेरेबल है, दोनों की तुलना हम कर नहीं सकते। और समय कभी भी अतीत और वर्तमान भविष्य में बटा हुआ नहीं होता है, जी सर। हमेशा ही वर्तमान ही होता है। जब हम बचपन में जी रहे थे तब भी वर्तमान था, जब आज हम मौजूद हैं तो भी वर्तमान है, और कल हम जिएंगे तो वर्तमान में ही जिएंगे। भविष्य कभी आता नहीं है, अतीत दोबारा कभी देखा नहीं जा सकता है। तो मैं तो मानता हूं कि मैं तो आज भी बचपन में ही हूँ है ना। हाँ भाई, हम उम्र के लिहाज से बढ़ रहे हैं, समय के लिहाज से हम खर्च हो रहे हैं, बीत रहे हैं, लेकिन जो हमारे में जो बचपना है वो हमेशा बना रहना चाहिए। एक चाइल्डिश कैरेक्टर जो होता है वो व्यक्ति को लर्नर बनाता है, हमेशा सीखने की ओर प्रेरित करता है। जब हम लोग बच्चे बने रहते हैं तो निसंदेह हम लोग सीखते रहते हैं। और मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति में बचपन और मैच्योरिटी दोनों होती हैं, और दोनों होनी भी चाहिए। उम्र के साथ में थोड़ी मैच्योरिटी बढ़ती जाती है, बचपन कम होता जाता है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं एक वक्त वापस आता है जब बचपना फिर से आता है, मैच्योरिटी कम होती है। इसलिए जो बूढ़ा और बच्चा दोनों एक जैसे हो जाते हैं, ठीक है ना, बीच की ट्रांजिशन फेज होती है। तो मुझे दोनों ही अच्छे लगे। बचपन में स्वच्छंदता और एक थ्रिल करने का एक जज्बा होता है कि मैं कुछ थ्रिल करूंगा, मैं एडवेंचर करूंगा, वेंचर करूंगा। बचपन में बच्चा जो होता है वो सांप को भी पकड़ लेता है, अब यहाँ पे फूक फूक के कदम रखता है, तो कंफ्यूजन ज्यादा होते हैं बड़े होने के बाद में। छोटे होने के समय जो आनंद थे वो आनंद अब रहते नहीं है, क्योंकि उस समय हमारी बहुत सारी एक लिमिटलेस ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे कि हम ये हासिल करेंगे, वो हासिल करेंगे, लेकिन उसके बाद में जब चीजें हासिल हो जाती हैं तो वो मजे का स्तर है वो थोड़ा कम हो जाता है। ये बात है, इसलिए बचपन तो एक नंबर पे है। यानी बचपन को मिस किया जाता है, लेकिन वापस जी सकते हैं आप, पूरा तो नहीं जिया जा सकता कि आप ऐसे नहीं है कि आप गडोला चलने लग जाएंगे। सर अपना अगला क्वेश्चन है कि आपने कई भर्ती परीक्षाओं में चयन लिया और कई विद्यार्थियों को टॉप किया, तो विद्यार्थी जानना चाहते हैं आपने अभी तक कितनी परीक्षाएं दी और कितने विद्यार्थियों को टॉप करवाया? देखो, बीइंग ए स्टूडेंट मैं वैसे बीएससी होल्डर हूँ, उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री से किया। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए मैंने ये मूव किया था, और उसके बाद में मैंने जेआरएफ टॉप किया था, और उसके बाद 2004 में मैं पीजीटी हिस्ट्री केवीएस में पोस्टेड हुआ। उसके बाद मेरा पीजीटी हिस्ट्री एनवीएस में मैं पोस्टेड हुआ था, और उसके बाद केवीएस और डीएसएसबी में मेरा टॉप रैंक के साथ चयन हुआ था। उसी दौरान मेरा ग्रेड साइंस टीचर के तौर पे भी राजस्थान गवर्नमेंट में 2005 में चयन हुआ, और उसके तहत मैंने राजकीय माध्यमिक विद्यालय गरणिया पाली में ज्वाइन किया। 1 साल तक मैंने सेवाएं वहाँ भी दी, और उसी दौरान फिर इस जयपुर संभाग के लिए मेरा दोबारा से चयन होता है ग्रेड सेकंड साइंस में, और वहाँ पे मैंने लगभग 3.5-4 साल साइंस टीचर के तौर पे काम किया। इसी दौरान आरएस 2007 में मेरा कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ, और 2008 का इंटरव्यू दिया तो उसमें मेरा जो कि 285 पोस्टें थी, और कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर मैंने भरा नहीं, वरना वहाँ मेरा दोबारा हो रहा था। 2010 में मैंने आरएस में जेसीटीओ का पोस्ट हासिल किया, और 2012 में आरएस जो है उसमें पुनः जेसीटीओ का पोस्ट हासिल किया। इस प्रकार से 4 मेंस और 4 इंटरव्यू मैंने आरएस के क्रैक किए, और चारों में मैं अंतिम रूप से चयनित भी हुआ था। लेकिन अलाइड सर्विस होने के कारण 2010 की भर्ती में चयनित हो गए असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री में, जो ऑल राजस्थान जनरल रैंक मेरी नंबर 4 थी। वहाँ पे चयन होने के कारण मैंने उस भर्ती को जो है
चुना और उस सर्विस को चुना और उसके बाद में अनवरत सेवाएं जो है मैं इसी में दे रहा हूँ। जी सर। और उसके बाद में एज ए मेंटोर 2015 और 2020 और 22 की भर्तियों के जो टॉपर हैं जी सर। वो मेरे स्टूडेंट रहे। जी सर। तो इस तरीके से मुझे थोड़ा गर्व महसूस हुआ। मेरे से ज़्यादा मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए हुआ जिन्होंने भर्ती परीक्षा को टॉप किया। उसमें सुबिता ढिलन जो है 2020 के बैच की, वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी है। और 2016 के 15-16 के बैच के जो बच्चे थे उनमें से 3-4 असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में बन गए थे। जी सर। उसमें सुमन शर्मा वगैरह है ये। और उसके बाद में 2020 वाली भर्ती है, उसमें तो खूब थे, रमेश है, सुबिता ढिलन है, इस तरीके से। बाकी इंटरव्यू वगैरह में भी बच्चों को मैंने काफ़ी सपोर्ट किया था। जी सर। और इस बार जैसे फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है अभी जो इंटरव्यू चल रहे हैं उसमें ऑनलाइन मेरा बैच भी था। जी सर। और VR एजुकेटर के नाम से मेरा एप्लीकेशन है उसमें। जी सर। उसके तहत मैंने पहली बार असिस्टेंट प्रोफेसर को पढ़ाने के लिए ही ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो डेवलप किया था। जी सर। और ख़ास तौर से स्कूल लेक्चर जो मेरे स्टूडेंट थे और जो राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में जिनकी संख्या 500 से ज़्यादा है, जी सर। 3-4 भर्तियों में मिला के, जी सर। उन सब की डिमांड थी कि सर आप हमारे लिए एटलीस्ट एक कॉन्सेप्चुअल और इंटरव्यू प्लस फैक्चुअल सारे जो अप्रोच का एक कोर्स है वो डेवलप करो। तो मैंने इसलिए वो कोर्स है वो वहाँ पे शूट किया था। जी सर। तो उसके तहत भी बहुत बच्चे जो हैं वो इस बार सिलेक्ट होंगे, ऐसी उम्मीद है मेरी। जी सर, अच्छी बात है सर, आपने ये शुरुआत की और शुरुआत करनी भी चाहिए, क्योंकि आज जैसे यदि शिक्षक बैठा रहेंगे तो कौन इस इतिहास को पढ़ेगा। हाँ, मैं देखता हूँ सर कि आजकल यूट्यूब पे मैराथन में बड़ा क्लासेस लग रही हैं, जिनको इतिहास का कुछ मतलब भी नहीं पता। ठीक है, रटा मार कर जॉब ले लिया, अलग बात है, पर मुझे नहीं लगता कि इस अभी जो ट्रेंड चल रहा है एग्जाम में, उसके लिए इतिहास के यदि कोई शिक्षक है मेरे अनुसार पूरे राजस्थान में, तो आप हो सर एक नंबर पर। बाकी तो ठीक है कि ननतिया पर और ये सब वीडियो चलते रहते हैं, तो सर। हाँ देखो, एक्चुअली सोशल मीडिया का ज़माना है और ये आपकी बात से मैं सहमत भी हूँ। सोशल मीडिया में जो दिखता है वो बिकता है, और दिखने के लिए अगर आप एडवर्टीजमेंट करते हो, आप अपने आप को पॉपुलराइज करते हो, बार बार आपकी रील 5-6 चैनल से अगर एक्सप्लोर होती है तो बच्चे को वही रील सजेशन में आएंगी कि यहाँ से आप देखिए वहाँ पे वो फलाने जी सर है। और फिर बच्चा भी थोड़ा सा क्या होता है कि रेस्पेक्टिव होता है, बच्चा कभी भी टीचर्स के खिलाफ नहीं लिखता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे मुझे पर्सनल जो है DM करते हैं कि सर एक्चुअली हमारे साथ ऐसे चीटिंग हो गई, हमने ऐसे ऐसे किया था, हमने बड़े सपने देखे, बड़ा नाम सुना, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो फिर मैंने एक फील भी किया, मैंने कभी, हालांकि बच्चों को मैंने सपोर्ट भी नहीं किया, क्योंकि किसी टीचर को अपन डिफेम नहीं कर सकते। जी सर। क्योंकि हर व्यक्ति अपने एफर्ट में पूरा होता है, लेकिन मसला ये है कि बच्चे के लिए वो कॉम्पिटेंट है या नहीं, ये मसला बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप पैसे ले लेते हो और बच्चे का बात पैसे का नहीं है कि बच्चे के पैसे लग गए, पैसे फिर भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन वो जो समय वैल्यूएबल होता है उसको हम दोबारा से रिस्टोर नहीं करते। तो बच्चे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है कि उसमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, पढ़ने के लिए उसको एक सलीका देना, उसको सीखने का तहजीब देना कि वो एक लर्नर बने, वो उसमें क्यूरियोसिटी डेवलप करना कि हाँ वो किस तरीके से अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता है। ये अगर आप डेवलप नहीं करोगे तो फिर आप ये दायित्व निर्वहन नहीं कर सकते ये बोलकर कि मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। सब कुछ तो किताबों में भी पढ़ा है। हाँ, सर, सही। अब उसमें से गागर में सागर लाके और बच्चे को उस क्वेश्चन तक ले जाएं। मैं ये नहीं कहता कि 100% कोई भी टीचर अपना सब कुछ दे सकता, दावा कर सकता कि मेरे मैटर से बाहर नहीं आएगा। ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि ऐसा अगर कोई बोलता है तो वो कंपटीटर नहीं है या उसको कंपटीशन की अप्रोच का पता नहीं है। बट एटलीस्ट वो दौड़ने वाले सारे जो बच्चे हैं उनमें अपने स्टूडेंट को सबसे आगे निकालने का मादा प्रदान करे, वह शिक्षक है। शिक्षक वह है जो बच्चे को उनकी क्षमताओं के साथ में रूबरू करवा के और उसके स्वयं से उसका साक्षात्कार करवाए कि तुम क्या हो। जैसे एक बार कोई भेड़िए जो भेड़ जो थी उनकी झुंड में एक शेर का बच्चा गिर गया था, और शेर का बच्चा गिर गया तो उसकी चाल ढाल वैसे ही हो गई, क्योंकि जैसी संगत होती है उसी हिसाब से व्यक्ति का आचरण बन जाता है। तो वैसे ही चलने लग गया। फिर अचानक से एक बार शेरों के झुंड ने भेड़ों के ऊपर हमला किया, तो उन्होंने देखा कि उन भेड़ों के बीच में एक शेर का बच्चा बिल्कुल वैसे ही चल रहा था, वैसे निढाल सा, उसकी बॉडी लैंग्वेज भेड़ों जैसी थी, जबकि वो शेर का बच्चा है। तो फिर वो जो एक शेर ने उसको पकड़ा
पकड़ के उसको पानी के ऊपर ले जाके उसका मुंह किया और उसको बोला कि देख तेरे में क्या 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 कैपेसिटी है, तेरे दांत, तेरी आंखें, तेरी मारक क्षमता, तेरे नाखून, सब कुछ। तो शेर के बच्चे को समझ में आ गया कि एक्चुअली उसका स्ट्रेंथ ये है। तो टीचर का रोल है वो उस शेर के समान होता है जो उस बच्चे को पानी के ऊपर ले जाके दिखाए कि तेरे में ये कैपेसिटी है। उसके अलावा बाकी सब चीजें बच्चा अपने आप कर लेता है। तो टीचर का सबसे बेस्ट रोल होता है कि बच्चे को के अंदर वो चाबी भर दे, वो फिर खुद चलता रहे। यानी इस अच्छा शिक्षक बनने के लिए सर से प्रेरणा ले सकते हैं, केवल फॉलोअर्स या दावा करने से या कुछ अन्य बातें करने से। मार्केट है, देखो मार्केट में दावा हर कोई करेगा, लेकिन जमीनी हकीकत अगर आप प्रॉपर नहीं करोगे तो जितने जल्दी आप फेम होते हो उतने जल्दी आप डिफेम भी हो जाओगे। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको आज कोई जानता भी नहीं है। एक वक्त होता है कि अगर आप प्रॉपरली कार्य नहीं करोगे तो वो चीजें आपको जो है मजा नहीं देंगी, आपको सेटिस्फिकेशन नहीं देंगी। ये है उसके अंदर। ठीक है सर, एक कल परसों सर आपने इस टेलीग्राम पर कोटेशन लिखा था, वो मेरे को याद नहीं आ रहा, पर कुछ था कि समस्याओं को लेकर या कोई टीचर के लेकर या कोई मतलब वो था, मुझे लगता है उस अनुसार वो कोई हमें याद नहीं। आपको याद आ रहा सर कुछ ऐसा था कोटेशन? वो नहीं, मैंने ये शायद लिखा होगा कि फालतू वीडियो को बच्चे बहुत देखते हैं। हाँ सर, यही था। और जो ज्ञान के वीडियो होते हैं उनको बच्चे नहीं देखते। फिर बच्चे शिकायत करते हैं कि हमारा सिलेक्शन कब होगा। तो भाई जब पहले आपका सिलेक्शन ही गलत है कंटेंट को देखने में ही, तो आपका सिलेक्शन डाउटफुल है। सीधी सी बात। आप ये सोचें कि आप लोहे से सोना बना दें, ये नहीं हो सकता। सोने के आभूषण बनाने के लिए सोना ही काम में लेना पड़ेगा। घड़ा बनाना है तो मिट्टी काम में लेनी पड़ेगी। सफलता देनी है तो मेहनत काम में लेनी पड़ेगी। सीधी सी बात है। आप ये सोचते हो कि मेहनत कोई और करे, फल आपको मिल जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। अगला क्वेश्चन है इस रिलेटेड कि पहले आप विज्ञान वर्ग में थे, अब आप कला वर्ग में हो, तो ये कैसे मन हुआ सर आपको विज्ञान से कला में आने का? देखो, मैं ये मानता हूँ कि अभी जैसे एनईपी के अंदर भी इस चीज़ को लिया गया है कि बच्चे को मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में रखना चाहिए। बच्चे को साइंस और आर्ट्स, ह्यूमैनिटी वगैरह जो है, लैंग्वेजेस है, वो सबके साथ में समीकृत किया जाना चाहिए। होलिस्टिक डेवलपमेंट तभी होता है। जब मैं बीएससी का स्टूडेंट था तब मेरा जनरल स्टडी वाला जो पार्ट था वो बहुत कमज़ोर था। मुझे स्टेट्स की राजधानियाँ भी प्रॉपरली नहीं आती थी। हालांकि मैं टॉपर स्टूडेंट रहा बीएससी में भी, इसके बावजूद भी मुझे राजस्थान के सामान्य ज्ञान और राजस्थान में कितने ज़िले हैं ऐसा सामान्य सा नॉलेज है, वो भी मतलब एक साइंस के स्टूडेंट की त्रासदी मैं जानता हूँ कि एक तरीके से हम ये कहेंगे कि एक दिशा में ही वो आगे बढ़ता है, स्पेसिफिक हो जाता है। उसमें जनरलाइज अप्रोच नहीं होती है, एक सामान्य अप्रोच नहीं होती है। सामान्य अप्रोच होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सामान्य अप्रोच के लिए आपको चाहिए कि आप एटलीस्ट हर डिसिप्लिन को पढ़ें। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो भी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे कंपटीशन में ये सब जगह आएगा। अब जैसे ग्रेड फर्स्ट का पेपर है तो उसमें जनरल स्टडी में बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि साइंस वाला बच्चा है उसको आर्ट्स में प्रॉब्लम हो रही है, आर्ट्स वाले को साइंस में हो रही है। तो एटलीस्ट मैं मानता हूँ कि 12th लेवल तक तो ये कंपलसरी कर देना चाहिए। गवर्नमेंट को भी एक सजेशन है मेरा, ताकि बच्चे में ये प्रॉब्लम्स नहीं है। क्योंकि बच्चा जब तक सिलेबस में चीज़ें नहीं होंगी तब तक वो पढ़ेगा नहीं। जैसे राजस्थान अध्ययन के नाम से बुक्स हैं, वो अभी केवल ऑप्शनल के रूप में चलती हैं बोर्ड में, है ना। पहले ये जैसे कंपलसरी होती थी हिस्ट्री वगैरह में, और फिर जैसे इनको जैसे ही ऑप्शनल किया गया, बच्चों का सामान्य ज्ञान कमजोर हो गया। तो बच्चा तो बच्चा होता है, बच्चे को बाद में समझ में आता है, तब तक उसका टाइम निकल जाता है। तो इसलिए साइंस का स्टूडेंट में था और मेरी इच्छा जो है सिविल सर्विसेज में जाने की थी। और सिविल सर्विसेज के लिए साइंस के सब्जेक्ट से ज़्यादा पेई ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट होते हैं। ऐसे हमारे सीनियर्स जो थे, मेरे ब्रदर आरएस हैं जो 2008 के रैंक 3rd होल्डर हैं, जो अभी सीनियर सुपर टाइम स्केल आरएस हैं, जयपुर में एडीएम थे पहले। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको हिस्ट्री फिलॉसफी लेनी है और आपको ह्यूमैनिटी का कोई भी सब्जेक्ट लेना। उनके भी यही सब्जेक्ट रहे थे, इसलिए मैंने यही सब्जेक्ट चूज किए थे। और उस समय का जो आरपीएससी का ट्रेंड था वो भी ह्यूमैनिटीज की तरफ ज़्यादा था। इवन आईआईटीएंस जो थे वो सिविल सर्विसेज के अंदर हिस्ट्री और फिलॉसफी और पाली जैसे सब्जेक्ट लेके बहुत अच्छा कर रहे थे। तो इसलिए मेरे को प्रेरणा जो है वो इस तरीके से मिली। बेसिकली मेरा मोटिव जो है वो सिविल सर्विसेज की तरफ रहा और उस कारण से मैंने अपना स्ट्रीम है वो स्विच कर लिया था। यस, ठीक है सर, अच्छी बात है सर। और दूसरी बात ये भी है कि इतिहास, कला और विज्ञान दोनों है,
और इतिहास विज्ञान है न कम न अधिक। जेम्स माइकल ब्यूरी ने एक बात कही थी। तो जब आप साइंस के स्टूडेंट होते हो तो आप देखिएगा साइंस का स्टूडेंट हर जगह अच्छा परफॉर्म कर देता है, क्योंकि उसमें एक साइंटिफिक अप्रोच होती है। विज्ञान का मतलब क्रमबद्धता है, और आर्ट्स का मतलब कला है। अगर कला और क्रमबद्धता दोनों हो तो सोने पे सुहागा है, सीधी सी बात है। इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगा और मैं ज़्यादा भूख के साथ पढ़ा। वैज्ञानिक अप्रोच से मैंने कलात्मक पक्षों को और बेहतरी से जिया और मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही। सर मैं भी साइंस मैथ का हूँ, आप साइंस बायो के हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी सर। अगला सर क्वेश्चन है कि आखिर आपने विद्यार्थी जीवन में किसे महत्व दिया, प्रेम, पढ़ाई, शौक? देखो, तीनों चीज़ें अलग अलग सेगमेंट में होती हैं। जैसे प्लेटो ने कहा था विवेक, साहस और संयम। विवेक विजडम से जुड़ा है, साहस जो है वो आपकी करेज जिसको अपन बोलते हैं, वो सही समय पर सही निर्णय लेना, सही बात कहना, उसको हम साहस बोलते हैं। और संयम का मतलब टेम्परेंस है। और ये तीनों चीज़ें जब कोऑर्डिनेट होती हैं तो हमें न्याय की स्थापना होती है ना। तो हर बुद्धि के अंदर न्याय की स्थापना के लिए तीनों सद्गुणों का समन्वय होना आवश्यक है। इसी प्रकार से हमारी जो अगर हम नॉर्मल रूटीन लाइफ की बात करें तो हम जैसे जैसे डेवलप होते हैं तो हमारी सारी चीज़ें एक्टिव होती हैं। हमारा मन होता है, एक हमारी बुद्धि होती है, और एक हमारी इंद्रियां होती हैं। इंद्रियां जो होती हैं वो शौक पूरा करवाना चाहती हैं। जैसे आँखों को फिल्मों की ज़रूरत है, कानों को संगीत की ज़रूरत है ना, नाक को सुगंध की ज़रूरत है, जीभ को स्वाद की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से हमारी इंद्रियां जो है वो शौकों से, हमारे जो शौक हैं उनसे जुड़ी है कि वो पूरा करना चाहती है, राइट। अब ये शौक पूरे कब होंगे? शौक पूरे तब होंगे जब आपके पास में अर्थ होगा, और अर्थ कमाने के लिए आपको बुद्धि को एक्टिव करना पड़ेगा। समझ गए? तो बुद्धि जो है वो पढ़ाई की ओर है। यानी आप बुद्धिमान बनेंगे, चाहे आप बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में जाएं, चाहे आप किसी गवर्नमेंट जॉब में जाएं, वहां आपको सब जगह बुद्धिमान होना पड़ेगा। तो बुद्धि जो है वो आपको रोजगार का जुगाड़ करवाती है, और उससे आपको अर्थोपार्जन होगा। अर्थोपार्जन से आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं। और मन जो होता है वो प्रेम करता है, और प्रेम व्यक्ति के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। प्रेम हर रिश्ते में होता है। माता पिता का प्रेम है, भाई बहन का प्रेम है, दोस्तों का प्रेम है, अपोजिट जो जेंडर है उसका प्रेम है। उम्र के साथ जैसे जैसे हार्मोन डेवलप होते हैं, बढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं जो हम रोक नहीं सकते हैं। वो सब समय के साथ में रहना ही युवा होता है। आप हर फन में मौला रहें तो आप हर फन मौला है। तो मैं ये कहूँगा कि इन तीनों का समन्वय होगा तभी एक पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होगा, वरना कहीं ना कहीं कुंठा रह जाएगी। आप अगर इंद्रियों को सेटिस्फाइड नहीं कर पाए तो आपके शौक रह गए। अगर आपने बुद्धि को एक्टिव नहीं किया तो आपका अध्ययन वाला जो पार्ट है, अर्थोपार्जन वाला, कमजोर हो गया। और अगर आपने प्रेम नहीं किया तो आप शुष्क रह गए, एकदम सूखे पड़ गए। तो आप, चूंकि आप पत्थर नहीं है, आप इंसान है, इसलिए हर समय पर हर चीज करना जरूरी है। वरना जैसे मान लो अब मैं 60 साल का होके और फिर सोचूं कि यार मैं किसी से प्रेम कर लेता, तो नहीं है ना। वक्त के साथ में जो चीज है वो करनी चाहिए, ये बात। और वो प्रेरक भी होता है। ऐसी कुछ घटना सर? घटना ये है कि मेरी वाइफ जो है, उनको जब मैंने पहली बार देखा तो मैं उन्हें दिल दे बैठा, और उसी से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं कुछ इतना जल्दी हासिल करूं कि मैं इसे एक विश्वास के साथ में और एक इज्जत के साथ में, गर्व के साथ में मैं जो है प्रपोज कर सकूं कि मैं आपके योग्य हूं। तो मुझे उसने प्रेरणा दी। तो प्रेम ने मुझे आगे की ओर खींचने में और बहुत जल्दी सर्विसेज हासिल करने में प्रेरित किया, और इसलिए मैं ज़्यादा बेरोजगारी नहीं देख पाया। सही बात है। तो मैं मानता हूँ कि प्रेम जो है वो प्रेरक है, प्रेम अटूट है, और प्रेम निस्वार्थ भाव से किया जाना चाहिए। आवश्यक नहीं है कि प्रेम आप किसी व्यक्ति को लालच या स्वार्थ वशीभूत ही करें। प्रेम प्रेरक होता है। स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर बहुत सारे वन साइडेड लवर होते हैं, और जो इस तरीके से एकदम इंट्रोवर्ट होते हैं, और उनका कोई टारगेट होता है कि मैं फलां फलां से प्रेम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और उसके बाद में वो अपनी पूरी तैयारी और अपना डेडिकेशन उसी को डिवोट कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, और तो उससे अच्छे रिजल्ट आते हैं। वो प्रेरक होता है, ये नुकसानदायक नहीं होता है। लेकिन अपनी सीमाओं को ध्यान में रखना है, अपनी इंद्रियों को जो है मर्यादापूर्ण तरीके से कंट्रोल करना है, अपनी बुद्धि को कंटिन्यूस आपको इग्नाइट करना है, और आपकी जो आत्मा है उसके माधुर्य और प्रेम को जिंदा रखना है, तभी आप पूर्ण व्यक्तित्व बन सकते हैं।
यानी प्रेम करना भी चाहिए, हाँ। पर उसकी वैल्यू समझकर आगे अपना जीवन कैसे सुधर सके इसका महत्व लाना चाहिए। यस, प्रेम में सम्मान की भावना होती है, त्याग की भावना होती है। अगर आप सम्मान करते हो किसी का तो पहले आप अपना सम्मान करो, और अपना सम्मान करने के लिए आप पहले अपनी सफलताएं हासिल करके खुद को गौरवान्वित करो। दाई सेल्फ जो है सेटिस्फिकेशन मिलेगा, तभी हम दूसरे के लिए कुछ दे सकते हैं। त्याग वह व्यक्ति कर सकता है, सेवा वह व्यक्ति कर सकता है, सेक्रीफाइस वो व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं परिपूर्ण होता है। जब अपन खुद ही भूखे हैं तो हम किसी दूसरे को कुछ दान नहीं दे सकते। तो पहले हम हमारे आध्यात्मिक बौद्धिक लेवल पर परिपूर्ण हो, उसके लिए हमें अध्ययन करना चाहिए, बेहतर समन्वय बनाना चाहिए, हमारी बुद्धि को प्रॉपर यूज करना चाहिए, ताकि कोई अफसोस नहीं रहे कि यार मैंने कुछ किया नहीं। ये बात है। अच्छी बात है सर। अगला क्वेश्चन दोनों एक जैसे ही है, जीवन में संगति का महत्व और दोस्त का महत्व, इसको कुछ डिफाइन करना। संगति वाली बात तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई है कि जिस प्रकार से भेड़ों के झुंड में एक शेर का बच्चा गिर जाता है और उसकी गत जो है वो भेड़ों जैसी हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर आप नकारात्मक दोस्तों के साथ हो जो हर समय आपकी टांग खींचने में लगे रहते हैं या खुद भी डिप्रेशन में रहते हैं, तो उनको देख के आपके अंदर भी धीरे धीरे वो पैटर्न हो जाते हैं। न्यूरोलॉजिकल पैटर्न हमारे होते हैं, वो हमारी एटमॉस्फेयर से अचीव होते हैं। हम इंद्रियों से जो भी इनपुट लेते हैं और वो फिर हमारी बुद्धि उनके ऊपर एक्सरसाइज करती है, तो वो फिर हमारे एक फिक्स पैटर्न बन जाते हैं। और अगर आप लगातार किसी ऐसे माहौल में बैठे हैं जो लगातार ही आपको नकारात्मकता की ओर ले जा रहा है, तो फिर वहां से सकारात्मकता की उम्मीद करना बहुत ही क्षीण हो जाती है। तो इस तरीके से अच्छे दोस्त हों, पॉजिटिव सोच वाले हों, एटलीस्ट जिनमें कोई नशा है या कोई और ऐसी कुसंगति है, वैल्यूज को डाउन करने वाले दोस्त नहीं होने चाहिए। वरना फिर क्या होता है कि कुसंगत जो होती है उसमें व्यक्ति एडवेंचरस, जैसे खासतौर से एडोलसेंस में प्रॉब्लम है कि जैसे नशे हैं, एमडी वगैरह आ रही है, जो भी मैं तो ज्यादा जानता भी नहीं उनके बारे में। कल ही मुझे पता चला कि एक बच्चा बता रहा था कि सर सिग्नेचर महंगी हो गई। हमने कहा यार सिग्नेचर क्या होता है? बोले सिग्नेचर एक पुड़िया होती है। तो मैं कहा यार ये भी खैर अब दुनिया है। तो बात यही है कि उम्र जो है वो आपका इंतजार नहीं करेगी, वो निकल जाएगी, और निकलने के बाद में आपको अफसोस वैसे होगा जैसे सांप निकलने के बाद उसकी लकीरें देखकर सांप को पकड़ने का जो मलाल होता है, वो इस समय निकलने के बाद में आपको समय को नियंत्रित करने का मलाल रहेगा। और मलाल रहेगा तो फिर आपका हाल बेहाल रहेगा। सीधी सी बात। सही बात है सर। इसलिए संगत अच्छी रखो, पंगत अच्छी रखो, और बढ़िया पॉजिटिविटी के लिए ये आवश्यक है, क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर में आपके जो पैटर्न्स होते हैं जो दिमाग के, वो इनपुट्स पे बेस्ड होते हैं। इनपुट्स हमें बाहर जो हमारे बाहर की जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या हमारे फ्रेंड्स होते हैं या हमारे जो वाइब्स होती हैं उनसे आता है। तो वो अगर आपका क्लियर है तो इंटरनल पार्ट भी क्लियर है। यानी ये है। तो सर अभी माहौल ऐसा बन चुका है कि हालांकि दूसरे शिक्षक नहीं, मैं जैसे इतिहास फर्स्ट पेपर में पढ़ता हूँ ना, तब इतिहास के शिक्षक इतिहास पे गुस्सा कर रहे हैं और जो आगे बढ़ रहा है उसके ऊपर डेम नहीं कर रहे हैं। जिसके पास वैल्यू है अधिक, मतलब फॉलोअर्स बढ़ रहा है, मतलब फॉलोअर्स है, और किसी के पास में कम है, और जिसके पास फॉलोअर्स है उसके पास ज्ञान कम है, जिसके पास ज्ञान है उसके पास फॉलोअर्स कम है। इस स्थिति को आप कैसे देखते हो सर? देखो, फॉलोअर्स एक कमर्शियल पैटर्न है। यूट्यूब के वीडियो मोनेटाइज होते हैं। यूट्यूब के वीडियो को आप बूस्ट कर सकते हो, तो उसके अंदर उसकी मार्केटिंग का ऑप्शन आता है। तो फॉलोअर्स और जो अप्रोचेज है वो उससे भी होती है, क्योंकि मेरे पास भी कई बार फ़ोन वगैरह आते हैं कईयों के कि हम आपके चैनल को जो है पॉपुलराइज कर देते हैं, ये कर देते हैं। मैंने कहा भाई मैं बहुत ही ऐसे शिष्ट शिष्यों को रखना चाहता हूँ जिनसे हम भली प्रकार बात कर सके। एक अस्त व्यस्त सेना का नायक मुझे नहीं बनना है, और जिसमें कोई गैर जिम्मेदार या गैर उत्तरदायी स्टूडेंट जो इतनी अपेक्षा करके बैठ जाए कि उसको मैं पूर्ण नहीं कर पाऊँ, तो मैं इस तरीके का सेनापति नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चे जुड़े कम से कम संजीदा गंभीर बच्चे जुड़े, जिनका वास्ता केवल पढ़ाई से हो, जयकारों से नहीं हो। स्टूडेंट और टीचर जो है उसका रिलेशनशिप है वो केवल कमर्शियल बेस पे नहीं होता है। और जो बच्चा अभी न्यू कमर होता है, यंगर होता है, और उसकी ज़्यादा समझ नहीं होती है, तो वो फॉलोअर्स देखता है, नो डाउट यही एक प्रॉब्लम है। और इसकी वजह से वो ऐसे समुद्र में जा गिरता है जहाँ पर जो है उथलापन ज़्यादा है, गहराई नहीं है। उसे बाद में पता चलता है, तब तक उसकी उम्र निकल जाती है और फिर उसको मलाल ही होता है। तो अब ये बच्चे को समझना है कि आप कंटेंट को देखिएगा,
आप अपनी अंडरस्टैंडिंग आपके किसी भी सब्जेक्ट में बन रही है या नहीं, लोगों के कहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि मोबेक्रेसी जैसी स्थितियां हो जाती हैं। हम देखते हैं कि ज़्यादातर, वैसे भी देखो आप, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, 4% लोग नौकरी करते हैं, 96 हैं वो गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है। तो अब आप ये देखिए, फिर गांव में आप चले जाएं, जैसे गांव में मूल्यांकन करते हैं तो गांव के अंदर पढ़ने वाले बच्चे या किसी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे कितने परसेंटेज होते हैं, आप ये देखिए। तो उनका परसेंटेज यही होता है 4-5, अधिकतर आप 10 मान सकते हो। 70% तो ऐसे बच्चे हैं जो लफंगे होते हैं, है ना, मतलब जिनको वास्तव में पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। वो हर जगह आते हैं, वो चाहे क्लासरूम हो, चाहे स्कूल कॉलेज का क्लास हो, या फिर जैसे कोचिंग का क्लास हो, सभी जगह होता है। क्योंकि हर बच्चा एक्चुअली उसका स्वभाव जो कुछ और होता है, और वो पढ़ने की ओर फोर्सफुली भेज दिया जाता है। ये भी त्रासदी है हमारी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको फॉलोवर्स वाली चीज को देखना है, या उसको उस चीज को देखना है जो उसको उनके ड्रीम्स को पूरा करने में मददगार है। और मददगार है, ये निर्णय फॉलोवर्स नहीं करेंगे, बल्कि आप उस कंटेंट को जज कीजिएगा, उनके क्वेश्चंस के नेचर जो एग्जाम में कैसे आ रहे हैं उसके साथ उसको एसोसिएट कीजिएगा। और अगर दोनों पैटर्न मैच कर रहे हैं तो आप आगे बढ़िएगा। तो केवल दिखावे या देख देख के हम भीड़ के साथ भेड़चाल में नहीं जाएं, सीधी सी बात है। यानी फॉलोअर्स का शॉर्ट का कंटेंट देखना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति क्या होता है? जी सर। भाई बुद्धिमान व्यक्ति वही होगा ना जो अपने रेशनल माइंड, जो हमारा तार्किक दिमाग है, उसको फॉलो करेगा। भाई जब हमेशा देखो, चीजें जो अच्छी होती है, क्वालिटी वाली होती है, वो कम ही होती है। लोहा ज्यादा मात्रा में, सोना कम मात्रा में। अब कोई लोहे की भंडारों को देख के कहेगी नहीं ये तो ठीक है, सोने वाले को नहीं। तो ये जो अच्छी चीजें होती है वो कम होती है, और अच्छी चीजों को देखने वाले लोग भी कम होते हैं। ये सबको पता है, उसके बावजूद भी लोग जो है वो हमेशा मैक्सिमम की ओर ही जाते हैं। ये अच्छी बात है सर। अगले सर क्वेश्चन है कि आपकी यात्रा में आई चुनौतियाँ, तो फिर कैसे बाहर निकले? आज के विद्यार्थी घबरा जाते हैं, बीच में ही अपना रास्ता छोड़ देते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को आप क्या कहना चाहते हो? देखो, चुनौती नहीं है तो जीवन नहीं है। नहीं है, सही है। चुनौती प्रत्युत्तर, चुनौती का प्रत्युत्तर होना चाहिए, तभी हम इतिहास लिख पाते हैं। अगर चुनौती स्वीकार करना व्यक्ति के स्वभाव में होता है। हम जब बचपन में खेलते हैं तो हमें कोई आउट कर दे, हमें गवारा नहीं है। वो व्यक्तित्व बड़ा होके किस तरीके से स्विच कर सकता है, ये मेरे समझ से परे है। ये बेसिकली वो भी भीड़ की तरह ही करता है, क्योंकि भीड़ जो है वो रोती रहती है, नहीं पैटर्न चेंज हो गया, सवाल नहीं आ रहे हैं, यही बेकार है, वही बेकार है। तो जब सारी भीड़ कर रही है तो वो भी उन्हीं के साथ खड़ा होकर जयकारी करता है। और समझदार व्यक्ति तब तक अपना ग्राउंड तैयार करके चौके छक्के मार के मैच जीत के चले जाते हैं, और तब तक वो लोग पीछे रह जाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको गिराने के लिए सब खड़े होंगे, आपको सही बात बताने वाले लोग कम होंगे। और कारण है कि हर व्यक्ति, कोई ये नहीं चाहता कि उससे ऊपर कोई दूसरा जाए। ये सिंपल सी बात है, मानव स्वभाव में। जब भी कोई व्यक्ति का रिजल्ट नेगेटिव आता है तो वो चारों ओर असफल व्यक्तियों की लिस्ट ढूंढता है। वो कभी भी ये नहीं ढूंढता है कि भाई साहब फर्स्ट रैंक उसकी आई है, सेकंड उसकी आई है। वो अपने पेरेंट्स को यही बताता है कि वो फलाना सिंह भी फेल हो गया, वो भी फेल हो गया, वो भी फेल हो गया। वो ये नहीं बताता कि कौन कौन पास हुआ है। तो ये जो भी हमारी इंफॉर्मेशन जो बल्क में आ रही हैं, या जिनका बॉम्बार्डमेंट हमारे पे हो रहा है, वो चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो या फिर कोई और, अब तो सोशल मीडिया ही सबसे बड़ा है। तो सोशल मीडिया का ये क्राइम है एक्चुअली, और इस क्राइम में कोई बच्चे को भागीदार नहीं बनना चाहिए। जब तक तथ्यों की सही ढंग से जांच परख ना हो जाए, सूचनाओं को आगे आप स्क्रॉल नहीं करें, क्योंकि आगे आप उन सूचनाओं को ट्रांसमिट करेंगे तो और लोगों का अहित होगा, और आपको अपराध बोध होगा बाद में कि यार वो बात गलत थी और मैंने गलत सर्कुलेट कर दी। ज्यादातर बच्चे केवल इसी उत्तरदायित्व से बचने की कोशिश करते हैं, फेल हो जाते हैं तो बोल देते हैं कि साहब पेपर आउट हो गए, OMR चेंज हो गई। अरे वो सब कुछ हो गया, वो सब फॉल्ट है, वो नहीं होना चाहिए था। जो दोषी हैं उनको सजा भी मिलेगी, वो कानून से कोई बच नहीं सकता है। और गलतियां भी हम लोग ही कर रहे हैं, सरकार का अकेले का उत्तरदायित्व नहीं है, हमारा भी उत्तरदायित्व है। जो लोग जिम्मेदार पोस्ट पे हैं, गवर्नमेंट सर्विस होल्डर हैं, उनको सोचना चाहिए कि उनके आने वाली पीढ़ियां कलुषित होंगी इस सिस्टम से। आप किसी एक का ऐसे कर रहे हो तो दूसरा भी कोई ऐसे ही कर रहा है तो आपका बच्चा मारा जाएगा। तो इसलिए हमारी पूरी होलिस्टिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें ब्लेम करने की चीज़ों से ऊपर उठ के हमें एक स्वस्थ परंपराओं को स्थापित करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है हमारे कुछ लैंडमार्क्स को देख सके और उनको फॉलो कर सके। ये है, सही बात है। चुनौतियां आना भी चाहिए ना, तब जाके जीवन सुधरता है।
चुनौती आने के लिए तो लोग कैंप फायर करते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, वो रोप वे पे चलते हैं, वो चुनौती तो है। जमीन पे चलने वाले व्यक्ति को पहाड़ पे जाना, हवाओं में उड़ना, ग्लाइडिंग करना, एरोप्लेन पे ये करना, वो करना, शूटिंग करना, घोड़ों पे उछलना, क्यों भाई, है ना वो चुनौती तो उसके स्वभाव में है। तो पढ़ाई में चुनौती क्यों नहीं ले रहे आप? लो प्रॉपर रास्ते पे जाओगे तो पढ़ाई तो सामान्य सी चीज है। हाँ, ये पढ़ाई से सुंदर कुछ नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम तीनों है। तीनों में सही है सर। अगला सर, आपने सवाल का आंसर दे भी दिया, कुछ एक लाइन में आप कहना चाहो तो क्या कहोगे? आपकी इतिहास विषय में रुचि कैसे हुई? इतिहास विषय में रुचि एक्चुअली बचपन में जब हम लोग खेत में काम करते थे, जैसे कानों में जो अपने जो प्याज होते हैं, हम कांदा बोलते हैं उसको, लहसुन है, इनमें गोजी जो लगाई जाती है, निराई गुड़ाई जो होती है ना, ऐसे घास वगैरह काटना, उसको गोजी बोलते थे। तो जब हम ये काम करते थे तो मेरे फादर क्या है, हमें टास्क देते थे कि जैसे आज का ये तो आपका जो है काम है, इतना खेलने का आवर है और इतना जो है आपको पढ़ने का काम। वो कहीं भी कोताही नहीं बरतते थे। जो काम आपको करना है वो हमेशा एक टारगेट सेट करके बोलते यू हैव टू डन, अदरवाइज आपको कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। क्योंकि वो जब डिफेंस पर्सनल रहे तो उनकी जो आर्मी रूल्स थे बड़े स्ट्रिक्ट थे और स्ट्रिक्टली उन्होंने फॉलो किए उनको, और इसलिए वो बहुत हेल्दी भी हैं अभी भी, और अभी भी हम हमारे से ज़्यादा फिट हैं। तो इस मामले में वो कोई कोताही नहीं बरतते थे। तो ऐसे में मेरे फादर भी जैसे हिस्ट्री, ग्रेजुएशन में उनके हिस्ट्री था, और मेरे दादाजी जो है वो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की बुक्स को बहुत ही हॉबी के तौर पर पढ़ते थे। तो वो हमेशा जो है ये शासक जो है उनकी बातें डिस्कस किया करते थे। मेरे दादाजी और मेरे फादर दोनों डिस्कस करते थे और मैं उस समय उनसे सुन लेता था। तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ यार ठीक है, इतिहास है। उसके बाद में ग्रेजुएशन के बाद में जैसे ही स्ट्रीम चेंज करने की बात आई तो एटलीस्ट मेरा ये था कि यार कोई ऐसा सब्जेक्ट बताओ जिसमें ना कोई प्रैक्टिकल हो, ना ही उसमें कोई डेटा चेंज हो रहा हो। जो कुछ हो गया है सो हो गया है, हम एक बार खींच के पढ़ देते हैं फिर कुछ भी चेंज नहीं है। तो पता चला कि ऐसा तो इतिहास है। तो और फिर ठीक है, मैंने कहा बार बार कौन पढ़ेगा, एक बार में पढ़ के खत्म कर देते हैं, तो इसलिए इतिहास लिया। यानी सही बात है, आपने कहा कि दादाजी और पिताजी बात करते थे, हाँ अब आप और पिताजी बात करोगे, ये भी एक अच्छा। हाँ, और एक ये भी है, इतिहास अपने आप में इतना परिपूर्ण विषय है कि इसमें आपको इतनी बड़ी वोकेबलरी मिलती है बोलने के लिए। आप किसी भी संस्कृति पे बात कर सकते हो, किसी धर्म पे बात कर सकते हो, किसी प्रेरक की आवश्यकता नहीं है हिस्ट्री के स्टूडेंट को, क्योंकि उसको बहुत बड़े शासकों के जो एडवेंचरस जो विजय हैं या उनके अभावों पे विजय, और उन्होंने किस तरीके से बूस्ट किया अपनी डायनेस्टीज को, वो सब कुछ मिलता है इसके अंदर। इतिहास एक कंप्लीट पैकेज है, हाँ, जिसके अंदर सब कुछ है, प्रेरणा है, एडवेंचर है, थ्रिल है, सब कुछ है, एवरीथिंग, हर चीज है। अच्छी बात है सर, इतिहास के बाद। सर अगला क्वेश्चन है कोचिंग सेंटर पर, उसमें 1 to 1 क्वेश्चन पूछता हूँ, कोचिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? देखो, एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको दूंगा कि ये जो अपन दाढ़ी बनाते हैं ना जी सर, ये अपन घर भी बना सकते हैं, घर भी बना सकते हैं, और ये हम सैलून में बना सकते हैं। अब जो बच्चा घर बना सकता है उसको सैलून आने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए? सर सैलून आओगे तो थोड़ा पैसा लगेगा, पैसा लगेगा, 2 4 5 बार आपके इस तरीके से ऐसे करके ऐसे इधर उधर हैट ये सब मिलेगा, मिलेगा, थोड़ा आनंद आएगा। आपको भी लगेगा कि कट वगैरह बाउंड कहीं लगा नहीं है, कोई घाव नहीं है, बढ़िया से फिटकरी वगैरह मसाज वगैरह करके एकदम बढ़िया फेशियल वेशियल करके एकदम जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आई एम क्वाइट अपडेट। लेकिन अगर आप अपने घर भी कर सकते हैं और आपको कॉन्फिडेंस है तो घर भी बना सकते हैं, आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि किस तरीके से एक स्टूडेंट अपने आप को देखता है, समायोजित कर पाता है। सबसे बड़ा है प्रेशर को डील कर पाना। अगर बच्चा दुनिया के इस प्रेशर को डील कर पाता है कि नहीं कोचिंग कोई स्पेशल नहीं है कि मैं अपने घर भी कर सकता हूँ, नो डाउट कर सकता है। कोचिंग और सेल्फ स्टडी में जो एक फ़र्क है वो एक टाइम फ्रेम का है। अगर आप योग्य हाथों में हैं तो समान समय में 2 विद्यार्थियों के बीच में फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन की अप्रोच तक एक न्यू कमर्स के लिए थोड़ा विश्वास करना मुश्किल होता है कि यार मैं कैसे कर पाऊँ, नहीं कर पाऊँ, तो उसके लिए कोचिंग फ़ायदेमंद है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोचिंग वैसे उस बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होती है जिसका थोड़ा सा बेस होता है, मतलब वो स्कूलिंग लेवल पे, कॉलेज लेवल पे एटलीस्ट अच्छा एक पॉलिशिंग और ब्रशिंग के साथ में कोचिंग आए तो कोचिंग करने का मज़ा आता है। उसको कॉन्सेप्ट भी समझ में आते हैं, वो क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकता है। वरना मुर्दे की तरह आके कोचिंग में बैठ के और नोट्स लिख के ले जाना कोचिंग नहीं होती है।
वो तो वही चीज़ें हैं जो आपको कोई फ़र्क नहीं जो दे रही हैं, क्योंकि आप फिर औरों से अलग नहीं हो सकते। कोचिंग निसंदेह अच्छी है, लेकिन आपके एक थोड़े से बेस के बाद में है। बिल्कुल अगर आप जीरो पे हो तो आप घर पढ़ो चाहे कोचिंग आओ, तो फ़र्क है। जहाँ कोचिंग आओगे तो आपका जैसे टाइम थोड़ा बहुत आने जाने में जाया होगा, वो आप घर में वैसे रिस्टोर कर सकते हो। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा आपकी मनस्थिति पे कि आप कोचिंग को प्रायोरिटी पे रखते हैं या फिर आप अपनी सेल्फ स्टडी को रखते हैं। दोनों ही बुरी नहीं है। कोई व्यक्ति निरपेक्ष रूप से ये नहीं कह सकता कि कोचिंग अंतिम रूप से चयन करवाने के लिए सक्षम है, क्योंकि हमारे बैचेज में टॉपर बच्चे भी रहे हैं और लूजर भी रहे हैं, दोनों। तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई हमारे पास में कोई ऐसे कोई गोल्डन शेक है या कोई गोल्डन हैंड है कि हमने जिसके ऊपर मार दिया वो सोना हो गया, पारस पत्थर थोड़ा ना। तो कोई भी बंदा जो है उसका डिटर्मिनेशन इंपॉर्टेंट है और बाकी टूल्स जो है वो हेल्पफुल रेस्पेक्टिव ऑर्डर में होते हैं। दोनों ही बराबर बात है। अगला सर क्वेश्चन है, और अभी 10 में चल रहा है क्वेश्चन, क्या कोचिंग के नोट्स से चयन लिया जा सकता है? अगर स्तरीय टीचर है जी तो निसंदेह लिया जा सकता है, और नोट्स से आपकी अंडरस्टैंडिंग के दायरे में है। तो अगर आपका बिखरा हुआ मटेरियल है, कंसाइज प्लेटफॉर्म पे नहीं, मतलब मटेरियल नहीं है, स्ट्रक्चर्ड मटेरियल नहीं है, बहुत अच्छी एक स्वरूप में नहीं है, उसमें समझ विकसित नहीं है, तो ना तो आपको कोई टेक्स्ट बुक सिलेक्शन दे सकती है, ना सेल्फ स्टडी दे सकती है, ना ही कोचिंग दे सकती है, ना ही कोई MCQ दे सकते हैं, ना ही कोई PYQ दे सकते हैं, ना ही कोई टेस्ट सीरीज दे सकती है। सब कुछ बच्चे की डिटर्मिनेशन पे है। अगर वो पूरी तरीके से इस ओर उन्मुख है कि मुझे चयन लेना है और वो अपना 100% देता है, तो हर चीज़ वैल्यूएबल है। कोई भी चीज़ है वो जाया नहीं होती है, मतलब कोई भी चीज़ है उसका अपना एक निश्चित रूप से फायदा होता है। जैसे वो मैंने आपको एग्जांपल बताया, वही बात है कि आप एक एक्सपर्ट के हाथ में होते हैं तो निसंदेह आपको एज मिलेगा, थोड़ा सा आप एडवांस होंगे, ये इसमें कोई मीनमेक नहीं है। हाँ, तो इसलिए मैं किसी भी चीज़ को खारिज नहीं करता हूँ। हर जो टूल है वो आपको सफलता दिलाने में एक सीढ़ी की तरह है। जी सर, का मेन मुख्य ये है कि आप किसके हाथों में पहले, हाँ, सामने वाला व्यक्ति यदि पावरफुल मतलब कि ऐसे अधिक बोलने वाला नहीं या अधिक वीडियो वाला नहीं, ज्ञान कितना, ज्ञान इंपॉर्टेंट है, ज्ञान हाँ, के साथ बच्चे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराए, एटलीस्ट एलाइटन हो, और उसको कंपटीशन के अप्रोच का पता हो कि वो जिस कंपटीशन का खुद हिस्सा रहा है और उसमें उसकी सफलताएं ठीक रही हैं, तो वह खुद भी प्रूवन है, तो साथ में वह जो है अपने ज्ञान के द्वारा बाकी लोगों को भी लाभान्वित कर सकता है। ये इसमें फायदा है। जी सर, ये अगला क्वेश्चन सर कोचिंग के ऊपर ही है, विद्यार्थी का क्वेश्चन है। कोचिंग की अधिक फीस है, सामान्य किसान परिवार में जन्म लिया है, क्या बिना कोचिंग सफलता प्राप्त की जा सकती है? हाँ, मैंने की है ना। जी सर, हर कोई करता था जी भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। आज हम ऐसे वीडियोस को लाइक ज़्यादा करते हैं जहाँ पे कोई ये कहे कि मैं बहुत गरीब था, मैंने इतनी बार असफलताएं हासिल की, 40 असफलताओं के बाद में मैं फलाना सिंह बन गया, ये वो। हमें बहुत अच्छा लगता है, किसी फिल्मी हीरो की तरह लगता है जो बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में रहता है, उसकी इकोनॉमिक पोजीशन खराब होती है, फिर वह अपनी हीरोइन के लिए, अपनी नायिका के लिए मेहनत करता है ना, खेतों में काम करता है। वो किरदार हमें फिर हीरोइन के बाप के सामने जाके अपने आप को बोलता है, बिजनेस टाइकून बन के आता है और फिर हाथ मांगता है। तो ये चीज़ें हमें फिल्मों में भी अच्छी लगती हैं, ये हमारी लाइफ में भी है। सब कुछ, हर व्यक्ति को कोई भी कार्य रोक नहीं सकता है। रही बात गांव वाले बच्चे की, तो मैं कहूँगा कि गांव में खेत वह प्रेरणा स्रोत है, वो मैदान है जिसमें योद्धाओं को हर युद्ध में निपुण किया जाता है। वो इंस्पिरेशन जो है वो खेत में काम करने से मिलती है। जब हम खेत में काम करते थे, जब निराई गुड़ाई का काम करते थे, हार्वेस्टिंग का काम करते थे, तो इतना एडवेंचर उसमें था। हमेशा मेरी मदर कहती थी कि ये देख लो, अगर नहीं पढ़े तो ये करना पड़ेगा, तो इसलिए पढ़ना है। तो सबसे अच्छा मोटिवेशन तो यही है कि मैं एटलीस्ट ये कहूँगा कि बच्चे को अपने फैमिली के होमवर्क में काम करवाना, उसकी मदद करनी चाहिए, जिससे उसको विपरीत परिस्थितियों का एहसास हो जाए, तो वह स्वतः ही उसको मोटिवेशन मिल जाएगा। किसी मोटिवेशन वीडियो की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में खेत में जाइएगा, उन्हें निराई गुड़ाई कराइएगा, फसल कटाने में मदद कीजिएगा, सारे मोटिवेशन खुद ब खुद आपको खींच के ले जाएंगे कि भाई साहब पार नहीं पड़ेगी, पढ़ लो, वरना यही करना पड़ेगा। यानी
घर का काम करोगे, मतलब खेत को संभालना और सफलता प्राप्त करना, ये मतलब हो सकता है, अच्छी बात है। हुआ है ना। मेरी तो प्रेरणा स्रोत ही जैसे मदर जो है, या इवन हमने भी फील किया कि यार जब इतना काम करते हैं, अच्छा उससे करेज भी मिलता है, विपरीत परिस्थितियों में नहीं टूटने का मादा भी मिलता है कि जब किसान की फसल देखते हैं पाड़ा पड़ जाता है, खत्म हो जाती है, फिर भी वो हर साल बोता है, तो असफलता से क्या निराश होना। वो प्रकृति ने जब हमें दंडित किया है, अच्छा पढ़ के भी व्यक्ति असफल हो सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल कि भाई मैंने जो पढ़ा वो अल्टीमेट पढ़ा है। हो सकता है आपकी पढ़ाई की टेक्निक में थोड़ी कमजोरी रही है, तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा। और ऐसा भी नहीं आपने कोई क्राइम किया है, आपको सुधरने का एक मौका नेक्स्ट कंपटीशन के अंदर मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहते हैं तो सफलता में परिस्थितियां ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती हैं। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा खर्चे की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति का अगर जज्बा हो तो ये सब चीज़ें पीछे छूट के उसका केंद्र बिंदु उसका डिटर्मिनेशन है। अगर वो कमिटेड है तो कोई खेत खलिहान उसे, गरीबी उसे रोक नहीं सकती है। यानी घर पे बैठ के सफलता प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है। और सर अगला क्वेश्चन के ऊपर, इस कोचिंग के ऊपर है कि टेस्ट सीरीज देनी चाहिए या नहीं, या पीओक्यू एमसीक्यू बुक पढ़े, बेहतर क्या है? देखो ये 3 प्रोसेस होते हैं एक्चुअली। पहला होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थ्योरली स्टडी करनी चाहिए। आपको फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स का पूरा एक अमलगम बनाना चाहिए, एक साथ मिश्रण होना चाहिए कि आपको फैक्ट्स भी पता होने चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट्स भी पता होने चाहिए। क्योंकि फैक्ट्स रसगुल्ले की तरह है और कॉन्सेप्ट चाशनी की तरह। रसगुल्ले को अगर लंबे समय तक बनाए रखना है तो उसको चाशनी में डुबोना पड़ेगा। अगर चाशनी में नहीं रखोगे तो रसगुल्ला सड़ जाएगा। इसका मतलब फैक्ट जो है वो आप लंबे समय तक याद तब नहीं रख सकते जब आपके पास में प्रॉपर चाशनी नहीं है। और चाशनी का मतलब एक्सप्लेनेशन या उसके कॉन्सेप्ट्स है, अवधारणाएं हैं, तो वो दोनों आपको रखने हैं, तभी आप उस तैयारी को कैरी फॉरवर्ड करते हो और आप लंबे समय तक उस इतिहास या कोई पॉलिटिकल साइंस या मैथमेटिक्स का जो भी आपने कुछ भी एक सब्जेक्ट तैयार करना है तो उसको लंबे समय तक हमारे कैरेक्टर में तब हम रख पाएंगे जब इन दोनों पे काम कर लेंगे। ये सब करने के बाद हर चैप्टर के बाद आप एमसीक्यू का जो भी कोई अच्छी यूनिक या यूथ कंपटीशन टाइम्स वगैरह की जो भी जो बुकलेट्स वगैरह आती हैं या प्रैक्टिस बुक आती हैं उनको आप लाइएगा और फिर उसके साथ में अपनी तैयारी की जांच परख कीजिएगा। राइट, उसके बाद में आप परिपूर्ण हो गए कि हाँ ठीक है, नाउ आई एम क्वाइट रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ कंपटीशन, तो आप जो भी टेस्ट वगैरह है वो आप फेस कर सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि हम बिना पढ़े बिना प्रैक्टिस किए सीधे टेस्ट में जाके बैठते हैं, तो हम फिर अपना मूल्यांकन ही उस टेस्ट से करते हैं। जबकि हमें पता होना चाहिए कि हमने बीज जो है वो बबूल का बोया है, तो वहां पे आम कहाँ से होगा, सीधी सी बात। तो हर चीज का अपना रोल है, लेकिन उसका एक सिस्टमेटिक रेस्पेक्टिव ऑर्डर है। ऐसे नहीं है कि आप केवल सोच रहे हो कि मैं टेस्ट सीरीज देके पास हो जाऊंगा या मैं केवल एमसीक्यू पढ़ के पास हो जाऊंगा। इनमें जो सबसे ज्यादा रोल है वो आपकी स्टडी का है, वो 85 से 90% है, और रेस्ट 10% है वो आपके एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज का। ये बात है, यानी पहले विस्तार से हमें अध्ययन करना चाहिए। हाँ? फिर वो बुक पर अगर आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं, आप तो रोल हो गए, क्योंकि वो सेम क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। आरपीएससी वैसे ही विभत्स स्वरूप में आई है। हाँ, तो वो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी नहीं है तो एक्टिव पार्ट को पैसिव पार्ट में पूछ लिया तो आप क्या करोगे? फिर तो आप भूल जाओगे। नेपोलियन के 3 क्वेश्चन जो कभी रैपिड रीडर में चलते थे वो वाली बात हो जाएगी। तो ये समस्या है जी। अभी जैसे हाल फिलहाल में सर रीट का एग्जाम हुआ और L1 में पेपर आया शायद तक 100 पेज का, मैंने सुना था। तो विद्यार्थी ये घबरा चुके हैं कि इतना बड़ा पेपर कैसे, मतलब समय का अभाव होता है, आगे फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी, सेकंड ग्रेड वैकेंसी, तो ये प्रभाव आगे देखने को मिलेगा क्या? देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब सब कुछ ठीक होता है, फेयर होता है, तो सरकार पे दबाव नहीं होता है, वो परीक्षाओं को करवाती जाती है। लेकिन बीच में कहीं ये आता है कि साहब पेपर जो है वो आउट हो गए, नकल हो गई कहीं पे, तो नकल को रोकने के लिए क्वालिटी और स्टैंडर्ड का पेपर बनाना परीक्षक की और संस्थाओं की मजबूरियां हैं। और मैं ये कहता हूं कि पढ़ने वाला बच्चा हमेशा आगे रहता है, नो डाउट एट ऑल, तो उसको आगे रहना ही चाहिए और उसके लिए अच्छा और लेंथी पेपर जो होता है वो कहीं भी कोई बाधा नहीं है। इसमें हम शिकायत नहीं कर सकते। वक्त के साथ में जब हमारी सैलरी बढ़ती है, वक्त के साथ हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, तो फिर हमारा पेपर का लेंथ क्यों नहीं बढ़े? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। और अगर आप वाकई अच्छे पढ़ रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं केवल T20 जैसा फॉर्मेट करके टेस्ट मैच खेल जाऊं, आप देखते हो मैं 2.5 मिनट की या 5 मिनट 15 सेकंड की रील देख के मैं टॉप कर जाऊं, इट कुडंट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं होगा।
तो आपको मैराथन चलना है, आपको बड़ा टेस्ट मैच की तरह खेल के, और फिर आपको जो है T20 जैसा परिणाम, वो तो संभव है, लेकिन T20 खेल के टेस्ट जैसा परिणाम आपको नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है। आपको, हम क्या करते हैं कि हम लोग मान लो 200 पेज पढ़ते हैं, या हर पेज को हम पढ़ते हैं, तो उसमें से जैसे मान लो हमने 15-20 लाइन पढ़ी, तो एटलीस्ट हमारे उसमें से 5 या 7 लाइनों का एक सार याद रहता है। जब हमने 7 ही लाइन पढ़ी है तो हमारे 2 लाइन याद रहेंगे, 2 ही पढ़ी है तो 2 अक्षर याद रहेंगे। सीधी सी बात है। आप जितना उसमें इनपुट करोगे उतना ही आउटपुट आएगा। तो इसमें शिकायतें, ये हमारे जो दिमाग जो अनऑर्गेनाइज हो चुका है, जो डिस्ट्रैक्शन हमारे रील्स वगैरह से या इस सोशल मीडिया की वजह से जो चले हैं, तो हमारा दिमाग पल पल कुछ नया चाहता है, जो देखने को तो चाहता है लेकिन करने को नहीं चाहता। भाई मेरे वाला जो परीक्षा पेपर है वो तो बाबा आदम के जमाने का आ जाए, और जो मैं रील्स देख रहा हूँ उसमें मुझे इनोवेशन चाहिए, मुझे नए नए डायलॉग चाहिए। तो पुराना हो गया, ये ट्रेंड नया, कपड़ों में नया ट्रेंड है, फिर खाने में नया ट्रेंड है, फैशन में नया ट्रेंड है, तो भाई पेपर में नया ट्रेंड क्यों नहीं? ये हाँ, ये तो क्राइम है ना। तो ऐसे आप सेल्फिश नहीं हो। या तो सोचें कि आप उसी तरीके से पहले की तरह ही आप धोती कुर्ता पहन के राजस्थानी पोशाक में घूमे, कि वो ट्रेडिशनल पैटर्न है। अब न्यू पैटर्न में आप जब राजस्थानी होके सूट बूटेड होके बैठते हैं, तो फिर पेपर में आपको क्यों मरोड़े आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल देना चाहिए, होना चाहिए। ये समय पर आना भी चाहिए। जो मेहनती विद्यार्थी उसको फल मिल जाता है ना सर। बिल्कुल मिलता है। मेहनती विद्यार्थी हमेशा आगे होता है। आप ये देखिएगा कि जो बच्चा वास्तव में एक डिवोटेडली तैयारी करता है, आगे वही रहता है। अच्छी बात है। अगला सर क्वेश्चन है कि आपकी पहली जॉब आपने कब ज्वाइन की, और तीनों बार मैंने सुना आपने टॉप रैंक फर्स्ट दिए। हाँ। तो अधिक खुशी किस पल में हुई थी आपको? बच्चे वाले में, पहली जॉब में भी हुई थी। पहली जॉब में हुई वैसी फीलिंग जब मेरे स्टूडेंट ने टॉप किया तो आई कि हाँ यार वास्तव में ये बहुत अच्छा, दो मतलब नींद नहीं आई एक तरीके से, थोड़ा सा इस तरीके से आया कि बस अनिर्वचनीय, जिसके बारे में अनडिस्क्राइबेबल, जिसको बोलते हैं कहा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। वो सागर से गहरा है, वो मधु से मीठा है, वो पर्वत से ऊंचा है, वो अनडिस्क्राइबेबल है, जिसकी शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। वो केवल अनुभूति का विषय होता है। जिसको मिलता है या जिसके माध्यम से किसी को मिलता है, तो दोनों की अनुभूतियां बिल्कुल वैसे ही आती है। कि वो मेंटरशिप अपने आप में एक अद्भुत होता है। बच्चों से ज्यादा डर मुझे लगता है जब बच्चों का एग्जाम होता है, कि यार कंटेंट जो है उसमें से बच्चे कितना अचीव कर पाएंगे, ये मॉरल प्रेशर मेरे पे होता है। और हमेशा बच्चे जिस दिन एग्जाम देते हैं उनसे 10 गुना ज्यादा मैं टेंशन लेके बैठता हूँ कि कैसे हो, अपने बच्चों का नुकसान नहीं हो जाए, क्या होगा पता नहीं, क्योंकि ये मानव स्वभाव में होता है। ये मेरे मुझे खुद के लिए नहीं होता था, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट ये था कि यार ठीक है मेरा होगा तो एटलीस्ट मैं अपने तक कर सकता हूँ, लेकिन दूसरे बच्चों की मेंटरशिप अपने आप में एक पेरेंटिंग जैसी है। एक माता पिता जैसे अपने बच्चे के विकास के लिए सदैव अच्छा सोचते हैं, ठीक उसी प्रकार से शिक्षक भी अपने बच्चे के उत्थान के लिए सदैव सकारात्मक सोचता है, और वो उसके ऊपर एक मॉरल प्रेशर होता है। वो मार्केट के हिसाब से भी है और वो एथिक्स के हिसाब से भी, दोनों है। अच्छी बात है सर। अगली सर एक अच्छी बात है कि आप अपनी एक कॉलेज जीवन की बात बताइए जो आपको अच्छी लगी हो। क्या इस दिन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि वास्तव में दिन मेरे लिए बढ़िया था? कॉलेज लाइफ में मेरे लिए हर दिन ही अच्छा होता था। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई कॉलेज लाइफ के अंदर कोई ऐसी बात थी जो अच्छी। हाँ, इतना ज़रूर है कि एक बार हम किसी बुक डिपो पे गए थे, तो फर्स्ट ईयर में जैसे मेरे परसेंटेज जो थे उससे 2% किसी के ज़्यादा थे, और हम बुक्स खरीदने के लिए बुक स्टॉल पे खड़े थे। तो मैंने ऐसे बोला कि हम बुक्स ले रहे हैं, तो उसने मुझे एक कमेंट पास किया कि बुक्स ले रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो बोले बुक्स ले रहे हो तो बुक्स कितनी ले लो, आगे तो मैं ही रहूँगा। तो मैंने कहा यार ऐसी तो कोई बात नहीं है, अगर तबीयत से अगर हम एक पत्थर उछालें तो खुदा खुद पूछेगा तेरी रजा क्या है। तो फिर मैंने कहा अगर तुझे पीछे नहीं छोड़ दिया तो फिर इस शर्त में मजा क्या है। हाँ, तो फिर मैंने दम के उस साल जोर लगा के और उसको 6% से पीछे छोड़ दिया सेकंड ईयर। तो ये मेरे लिए एक ऐसे मतलब मजेदार बात थी, मतलब एक एडवेंचर जिसको हम बोलते हैं, एक वैसा एक वेंचर जैसा मामला था कि मैंने एक साहसिक घोषणा की और उसको पूर्ण भी किया था। और मैं कहता हूँ कि व्यक्ति को वो जैसे बोलते हैं ना, बेबी को बेस पसंद है, ऐसे गांधी जी को ठेस पसंद थी। गांधी जी ने ठेस ली और ठेस लेके देश को आजाद करा दिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि
बुरा मानना चाहिए व्यक्ति को। और कई कई बोलते हैं ना, जैसे कि हाँ मैं ये बोल रहा हूँ तू बुरा मानना, तो अच्छे मानने से ज्यादा है बुरा मानना। बुरे मानने से क्या मोटिवेशन अच्छा मिलता है। तो वो बात अच्छी थी मेरे लिए, ठीक थी, उसकी वजह से मैं कॉलेज टॉपर बन गया था बाद में। आदि व्यक्ति सुन भी रहा है तो आपको सर हाँ कुछ टिप्पणी कर लेगा यूट्यूब पर। अगला सर क्वेश्चन है, मैंने पॉडकास्ट में सुना पहले कि आप खेल में जाना चाहते थे, तो फिर शिक्षा में किस तरह मुड़े? देखो, एडोलसेंस में जो व्यक्ति के टारगेट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एडोलसेंस में बच्चा कभी कुछ बनना चाहता है। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी इच्छा थी कि मैं ट्रक ड्राइवर बनूं। हाँ, ट्रक ड्राइवर या फिर किसी गाड़ी का ड्राइवर, क्योंकि गाड़ी बहुत सुंदर लगती थी और अपन ड्राइव करें तो गाड़ी अपनी है ना। तो ऐसे हम छोटे थे तो ऐसे गियर वगैरह डाल के नकली गाड़ियां चलाते थे, बहुत इच्छा होती थी। फिर मेरी जो थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरी इच्छा हुई कि मैं किसी किराना स्टोर का मालिक बनूं। हाँ, जिसमें मैं बिस्किट और चॉकलेट्स बेचते हुए सब खा जाऊं, है ना। ये मेरा दूसरा टारगेट था। और उसके बाद में मतलब वो जैसे गोविंदा की एक फिल्म है ना, राजा बाबू, उसके अंदर वो कभी वकील बनता है, कभी कुछ बनता है। तो एक बच्चे का जो मन होता है बड़ा चंचल होता है। हाँ, उसके बाद में जैसे मैंने बास्केटबॉल के प्रति थोड़ा मेरा प्रेम रहा, रातों रात में बास्केटबॉल लेके आया, मैं नेकर किट वगैरह सब लेके आया, जूते भी छोटे लेके आ गए। और दूसरे दिन जूते वो चुभ गए पैर में और मेरा कैरियर समाप्त हो गया उसी दिन। मतलब मैं फादर को बता नहीं सका कि छोटी साइज लेके आ गया। तो वो तो बातें कुछ ऐसी होती है। तो बास्केटबॉल थोड़ा बहुत खेला शौक के लिए और कुछ हुआ नहीं। हाँ, फैशन मॉडलिंग वगैरह में जाने की मेरी रुचि थी। मैंने सुना था। हाँ, तो उसके लिए मैंने ऑडिशन भी दिया था जयपुर में और मेरा सिलेक्शन भी रहा था। बट फिर मेरे फादर ने कहा कि नहीं भाई साहब, तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा है, ये सब चीज़ों के लिए नहीं है। तो पहले आप यू हैव टू कंप्लीट योर स्टडी गोल एंड देन यू कैन चेंज योर टारगेट। तो इस तरीके से, लेकिन फिर बाद में पढ़ाई में अच्छा रहा तो ज़्यादा इसकी टाइम भी नहीं मिला और वो एक मलाल ही रह गया। लेकिन ठीक है, वो बच्चों के बीच में रह के अच्छा फील होता है, मॉडलिंग जैसा ही हो जाता है। यानी जैसा जीवन चलता है उसके अनुसार ढलना चाहिए ना, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। हर पल नया है और हर पल अच्छा होता है। परिवर्तनशीलता जो है वो संसार का सबसे अच्छा गुण है। और परिवर्तन के साथ व्यक्ति अपने आप को समायोजित भी कर लेता है और उसके ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हैं। वैसे भी जैनिज्म मानता है कि 7 साल में व्यक्ति की सारी सेल्स जो है वो डैमेज होकर नया शरीर आ जाता है। तो वैसे ही हम पूरे जीवन के अंदर एक तरीके से 8 जीवन जी लेते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं। व्यक्ति की गोल उसकी उम्र के साथ में उसकी समझ और उसकी अभिरुचियां सब बदलती रहती हैं। हर पल खुश रहो, हर जहां भी हो खुश रहो। खुशी है वो ना पैसे से आती है, ना पद से आती है, ना प्रतिष्ठा का कोई घमंड पालने से आती है, ना रील से आती है। वो एक अनुभूति का विषय है। अगर किसी में खुशी है तो खुशी जो है आप एक छोटी सी जगह एक पेड़ के नीचे भी ढूंढ सकते हो। महात्मा बुद्ध ने ढूंढ ली थी, महल छोड़ के ढूंढ ली थी। तो जब इतने बड़े लीजेंड हमारे सामने पड़े, महावीर स्वामी हैं, सब ने, लोग भाग गए, जंगलों में रहे, जंगलों में काम किया, आरण्य ग्रंथ जंगलों में लिखे गए, वानप्रस्थ आश्रम में, उपनिषद संन्यास आश्रम के दौरान लिखे गए। और बड़े बड़े अचीवमेंट है वो तो त्याग के द्वारा हुए। अशोक महान इसलिए बना कि उसने त्याग किया था। तो हर महाराणा प्रताप भी महान इसलिए है कि उन्होंने महलों का त्याग करके जो है कंदराओं के अंदर अपना जीवन जिया। तो वो सब त्याग की कहानियां सबको अच्छी लगती हैं, लेकिन त्याग कोई करना चाहता नहीं है। त्याग के बिना नाम होता नहीं, सीधी सी बात है। त्याग नींद का भी करना पड़ेगा, त्याग इच्छाओं का करना पड़ेगा, त्याग लालसाओं का करना पड़ेगा, सब चीजों का त्याग करना पड़ेगा, तब आप त्यागी कहलाएंगे। अगला सर क्वेश्चन है, और विद्यार्थी जैसे 10वीं पास करता है, 12वीं करता है, कॉलेज में आता है, तब तक उसको पता नहीं चलता मुझे करना क्या है। अब आप विद्यार्थियों को ये बताइए कि 10वीं के बाद या अभी जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे फर्स्ट ग्रेड की हो, किसी भी कर रहे हो, पर व्यक्ति को अपनी योग्यता है ना, वो कैसे परखे व्यक्ति या विद्यार्थी को अपना? देखो, योग्यता तो सब्जेक्ट में आपकी किस टाइप में रुचि है। जैसे कि मान लो आपका दिमाग ALU टाइप का है, जैसे जो गणितज्ञ पद्धति जैसा है, मतलब बहुत ही कैलकुलेटिव दिमाग है, आपका रेशनल माइंड है, मतलब बौद्धिक है, तार्किक है। तो इसके लिए आपको जैसे IITs वगैरह के अंदर जाना चाहिए। वहाँ पे आप अपने स्टार्टअप वगैरह भी डेवलप कर सकते हैं और देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं वो डेवलप भी कर सकते हैं। आपको पर्सनल सेटिस्फिकेशन भी मिल सकता है और आप अपनी अभिरुचियों को पहचानें और उस अभिरुचि को आप अपने किसी वरिष्ठ जो फैमिली मेम्बर है उसके साथ में या अपने टीचर्स के साथ शेयर करें और आप उनको 2, 4, 5 अपनी अच्छाइयाँ बताएं, जिससे कि आपको वो चूज करने में मदद मिले।
और अगर किसी विषय में आपकी बिल्कुल रुचि नहीं है, आप देखा देखी में, जैसे साहब मुझे नीट की तैयारी करनी है, मुझे जेई की करनी है, तो या मुझे जुडिशरी में जाना है, तो सिविल्स में जाना है, ये सब कुछ बच्चे पे छोड़ना चाहिए। मेरे फादर ने मुझे हमेशा इसमें लिबर्टी दी थी, इसलिए केमिस्ट्री एमएससी का एक प्रेस्टिजियस एमएससी जो होता था हमारे टाइम में, एडमिशन ही नहीं होते थे। मेरा यहाँ सीकर एसके कॉलेज में 10 सीटों में एडमिशन हुआ था, तो वो मैंने छोड़ के और फिर हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट लिया था जो कम रेपुटेटेड था इन कंपैरिजन ऑफ मास्टर इन जो केमिस्ट्री का जो मास्टर्स था उसके मुकाबले। तो मैं ये मानता हूँ कि पेरेंट्स की एक भूमिका होती है इसके अंदर कि वो अपने बच्चे की अभिरुचियों के साथ में एकाकार होकर उनके ऊपर कोई चीज़ थोपे नहीं, और बच्चे को अपनी बात अपने पेरेंट्स के साथ में जरूर शेयर करनी चाहिए, और फिर अपने गुरुजी और अपने जो भी साथी हैं, वरिष्ठ वगैरह, पारिवारिक मेंबर, उन सब के साथ में शेयर करके अपना एक अच्छा रास्ता निकालना चाहिए। परफेक्शन के साथ आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से हर फील्ड में सर्वोच्च शिखर छुआ जा सकता है। अगला सर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हर टीचर के पास जा रहा है और हर कोई अपना मुद्दा उठा के बैठा है। तो आपको इस मुद्दे पे क्या लगता है? पहला तो ये है कि मूल किताबें कौन सी? 1000 वीडियो बन चुके हैं, बच्चा उधर उधर मतलब बिखर चुका है कि कौन सा आखिर माने, एक फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में जी। तो उसमें एस्टेट जनरल के नाम से एक उनकी जो विधानसभा जैसी चीज जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, ऐसा एक उनका सदन था जी। तो 175 साल पहले उसका कोई सेशन हुआ था 1614 के आसपास जी सर। और 175 साल बाद में उसका दोबारा सेशन जो है वो 5 मई 1789 को हुआ था। तो एस्टेट जनरल कैसी है, इस बात को लेकर वहां के जो भी कुलीन लोग थे या जो पादरी लोग थे या जो आम जन वाले, जो मध्यम वर्ग वाले थे, उन सब के अंदर एक डिस्कशन हुआ था कि यार ये एस्टेट जनरल होती क्या है। तो यही स्थितियां मुझे अब लग रही हैं कि मतलब बच्चा इतना लाचार, इतना विचारू हो चुका है कि उसको ये भी नहीं पता है कि मूल किताबें क्या है, और उसको बताने के लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। इससे ज्यादा बुरी बात नहीं हो सकती। ये गलती बच्चों की है, ये गलती टीचर्स की है, ये गलती समाज की है, सबकी गलती है। यानी मूल किताबें वो होती हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी और स्कूल के रेपुटेटेड जो बोर्ड्स हैं उनके अंदर पढ़ाई और पढ़ी जाती है। आरबीएसई है, सीबीएसई है, आईसीआर है। तो जो भी मतलब ये जो जैसे सीबीएसई और आरबीएसई जनरली हम जानते हैं, आईसीएसई बोर्ड भी है एक। तो उनके द्वारा जो बोर्ड के अंदर जो बुक्स चलती हैं वो है, प्लस रेनाउंड यूनिवर्सिटीज के करिकुलम के लिए सजेस्टेड बुक्स होती हैं, जैसे कि राजस्थान विश्वविद्यालय है, दीनदयाल उपाध्याय है, जो भी हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जो रिकमेंड करती हैं, जो महाविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं वो। इसके अलावा इग्नू जो है, हाँ नोट्स वगैरह है वो है, वीएमओयू के हैं, कोटा वाले हैं वो हैं, डिस्टेंस लर्निंग वाले जो भी हैं। तो ये जो भी हमारा जो स्टडी मटेरियल है ये मूल कंटेंट है, हाँ ठीक है। और ये रेफरेंस बुक से बनता है। रेफरेंस बुक का मतलब हुआ कि जैसे आप अकबर के बारे में जानना चाह रहे हो तो अबुल फजल की आईने अकबरी पढ़ी है, तो वो रेफरेंस बुक हो गई। वहां से, हाँ वहां से अगला जो है वो संदर्भ उठा के, और फिर अकबर की नीतियों के ऊपर कोई पुस्तक लिख रहा है या मुगल काल पे कोई लिख रहा है तो वो जैसे इन अकबरनामा ले लेगा, बाबरनामा ले लेगा, आईने अकबरी ले लेगा, तो वो तो मूल बुक है, मतलब सबसे मूल जो रेफरेंस बुक है। फिर पाठ्य पुस्तकें बनती है जो बोर्ड और यूनिवर्सिटीज के अंदर चलती है, फिर उनसे गाइड बनती है, ठीक है। अब बच्चा क्या है कि गाइडों को ही मूल पुस्तक समझ बैठा है। गाइड नो डाउट अच्छा है, कि मेरा ये मानना है कि मूल पुस्तकें अगर सोना है तो गाइड और कोचिंग उसका गहना है। हाँ, और गहना सोने से बना है तो इसका मतलब गहने में भी सोना ही है, बस खोट नहीं होना चाहिए उसमें। सीधी सी बात, जितना ज्यादा खोट होगा, चीटिंग होगी, उतनी गड़बड़ हो जाएगी। अब ये है कि भाई साहब उनका जो है व्यापकता और विस्तार, जैसे आप फैक्ट्स को ढूंढना चाहोगे तो मूल पुस्तकें व्यापक है और वो अपने पर्सपेक्टिव से लिखी हुई है। उनको कंपटीशन अप्रोच से नहीं लिखा जाता है, बच्चे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो इसके लिए लिखा जाता है। तो बच्चे को मूल पुस्तकें पढ़नी चाहिए। और बच्चा गलती कहाँ करता है, स्कूल कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर भी वो नोट्स पैटर्न पे पढ़ने लग जाता है, थ्योरली नहीं पढ़ता है।
कॉलेज के अंदर तो वो 1 वीक सीरीज पढ़ता One है, week series। इसलिए बच्चे के पास में वो, मैं थोड़ी देर पहले यही तो बोल रहा था कि बच्चे को एटलीस्ट अपना एक वो स्टफ तैयार करके फिर कंपटीशन में आना चाहिए, ताकि उसको एक समझ विकसित हो कि कहाँ किसके पास पढ़ना है, किसके नहीं पढ़ना। बच्चा अगर फ्लैट है तो उसको कोई भी पढ़ा सकता है, उसके लिए कोई भी सर बन सकता है, कोई भी उसके लिए महान बन सकता है। उसको जब तक महानता और वास्तविकता का पता चलेगा तब तक बच्चे की उम्र निकल जाती है और फिर उसको अफसोस होता है कि मैं गलत हाथों में चला गया। इसलिए सही हाथों में आने के लिए आपके पास में खुद में अपना एक मादा होना चाहिए और वो मूल पुस्तकों के माध्यम से मिलता है। फिर आप गाइड, प्रैक्टिस बुक, कोचिंग, ये सारी चीजें करें। सबका अपना एक रोल है। जैसे सबसे पहले आप निर्माण की प्रक्रिया में आते हैं तो वहां से मूल पुस्तकें हैं। फिर आप फिनिशिंग की प्रक्रिया में आते हैं, पॉलिशिंग की प्रक्रिया में आते हैं तो उसमें गाइड और कोचिंग, मेंटरशिप, ये सब होता है। PYQ, MCQ, टेस्ट सीरीज, ये एवरीथिंग। तो इस तरीके से होता है। अच्छा, तो सबका अपना रोल है, लेकिन वो अलग अलग प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म पे तो ये सर आपने मूल किताब बताई और मुझे लगता है कि विद्यार्थी को मूल किताब के लिए वीडियो नहीं देखना चाहिए, खुद होना चाहिए कि मूल किताब क्या होनी चाहिए। नहीं, अब खैर एटलीस्ट पता ही है, लेकिन बच्चा ये पता नहीं, उसको ये लगा कि यार पता नहीं ये मूल किताबें क्या है, कोई स्वर्ग से तो नहीं आई है ना। मूल किताबें लाइब्रेरियों में पड़ी हैं, धूल फांक रही हैं और पब्लिशर्स जो है वो पीछे हट चुके हैं, मूल किताबों को छापना ही बंद कर दिया, क्योंकि मार्केट जो है वो कमर्शियल होता है, खरीदार नहीं मिलेंगे तो पब्लिकेशन नहीं होगा। ऐसी कुछ बहुत अच्छी बुक्स हैं जिनका मुझे खेद हुआ ये जानकर कि पब्लिशर ने कहा कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं, क्योंकि अब हमने स्टॉक देना ही बंद कर दिया है, क्योंकि उसके खरीदार ही नहीं मिले। अगला सर मुद्दा है पेपर लीक मुद्दा। पेपर लीक का मुद्दा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्यूर है और उसके अंदर सभी लोग जिम्मेदार हैं। सरकारी स्तर पे केवल गवर्नमेंट को हम उलावना नहीं दे सकते, इसमें गवर्नमेंट के जो भी कर्मचारी वगैरह सब लगे हुए हैं वो सब हमारी सोसाइटी, हमारे समाज के ही लोग हैं। तो हम सब मिलके इस त्रासदी से मुक्त हो, तभी हमारे बच्चों में असंतोष का भाव जो है वो खत्म होगा। अन्यथा पूरे हमारे स्टेट का, चाहे हमारा सेंट्रल लेवल हो, कहीं से भी अगर नियम वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक और अनिवार्य नहीं होते हैं, उनमें एक रूपता नहीं होती है और भयमुक्त वातावरण नहीं होता है, तो बच्चा हमेशा इस चीज से डरता रहेगा कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ पता नहीं उसका फल मिलेगा या नहीं। तो उससे डिप्रेशन भी आता है, हमारे बच्चे कालकलवित भी हो जाते हैं, कुछ बच्चों को के सपने धूमिल भी होते हैं। इसमें मैं बिल्कुल मानता हूं कि जैसे मान लो अगर 20 पोस्ट, 25 पोस्ट कहीं भी कुछ भी चीटिंग हो गई तो एक योग्य बच्चा जो है वो चला गया। और योग्य बच्चा अगर सिस्टम से आउट होता है तो समाज पे वो भारी पड़ता है। जैसे कभी ललित कला अकेडमी में हिटलर को एडमिशन नहीं मिला तो उसने लाखों लोगों की बलि ली थी। तो इसलिए सही संसाधन सही जगह निवेशित हो और उसका समाज और सिस्टम से विमुखीकरण ना हो, इसके लिए बेहतर स्वस्थ परंपराओं की आवश्यकता है। और उसमें पेपर लीक जैसे मुद्दे संवेदनशील हैं, इनके ऊपर सरकार के साथ साथ हमारे पूरे समाज, हर कर्मचारी, अधिकारी, बच्चे, पेरेंट्स, सबकी जिम्मेदारी है कि वो ना बच्चों पे ऐसा दबाव बनाए और ना ही उनके पेरेंट्स इस और गति की ओर जाएं जिससे उनके बच्चों का करियर समाप्त हो। बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे, बच्चे अपना करियर स्पॉइल कर बैठे, उनको हमेशा के लिए FR लग गई, वो कल्प्रिट हो गए और समाज में भी उनके प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो कुल मिलाकर हमें अगर अच्छा स्वस्थ परंपराओं को जीवित रखना है तो सबको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि राजस्थान जो है वो पेपर लीक मुक्त बने, भय मुक्त बने और बच्चों के लिए एक ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म डेवलप हो जिससे कि हर व्यक्ति जो क्षमतावान है वो आगे जाए। तो सर ये है कि देखो कोई कमजोर विद्यार्थी होते हैं जिनका परिवार सक्षम है, वो पैसे दे के पेपर खरीदते हैं, वो तो हमें समझ में आता है विद्यार्थी कमजोर था, उन्होंने ये काम किया। पर आजकल तो टॉपर विद्यार्थी जो 90 जैसे 90% है, 97% जैसे देखो था एक, तो कमजोर विद्यार्थी है तो उसका पेरेंट्स भी पेपर दे के खरीदेगा तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि साधन अपवित्र है तो साध्य पवित्र हो ही नहीं सकता है। गांधी के देश में जो पूरी दुनिया आदर्श मानती है कि साधन और साध्य में से अगर किसी एक को पवित्र होना है तो साधन होना चाहिए। साध्य तो जैसे मार्क्स का भी पवित्र था, समानता स्थापित करना है, साध्य गांधी का भी है। लेकिन साधन जो है वो मार्क्स का हिंसा था कि हिंसा से समानता होगी, गांधी ने कहा हिंसा से जो है समानता स्थापित होगी। तो हमें हमारा जो है वो साधन पवित्र रखना है, अन्यथा वो चीटिंग का मतलब गरीबी अमीरी से नहीं है, ये नैतिक मूल्यों का क्षरण है। व्यक्ति में अगर योग्यता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता है और नौकरी एकमात्र जरिया नहीं होता है।
इसके माध्यम से हमारी पूरी सोसाइटी का नुकसान करने वाला व्यक्ति हो जाता है वो, और उसके ऊपर पूरे समाज का आक्षेप होता है। इसलिए इस चीज से तो किसी भी स्तर पर इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये न केवल किसी के सपनों को धूमिल करता है, बल्कि व्यक्ति के स्वयं की जो व्यक्तित्व है उसको भी वो मार देता है। हाँ, मतलब व्यक्ति अपना सम्मान नहीं कर पाता है, क्योंकि सम्मान तब होगा जब दूसरे लोगों को आप सम्मान देंगे। हाँ। आप अपने लिए वही अपेक्षित कर सकते हैं जो आप दूसरों को देंगे। अगर आपने दूसरों को बुराई दी है तो निश्चित रूप से आपको बुराई ही मिलेगी। हाँ। सीधी सी बात है। तो ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसकी तो कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, प्लस हमें सामाजिक जागरूकता के साथ इसको सामूहिक रूप से समाप्त भी करना चाहिए। और सर ये लीक मुद्दा के साथ साथ पेपर लीक तो हो गया, चलो कोई बात नहीं, किसी ने करवा दिया, किसी ने कर दिया, पर ओमर सीट ये दोनों एक ही बात है। बुराई छोटी हो चाहे बड़ी हो, बुराई होती है। जहर छोटा हो चाहे बड़ा हो, जहर जहरी होता है। OMR को स्किप करना है, रिप्लेस करना है, पेपर को जो है लीक कर देना है, चीटिंग करवा देना है ना, या किसी एग्जामिनर के द्वारा कोई और अनफेयर मीन जो है उसको, या किसी स्टूडेंट के द्वारा जो अडोप्ट कर लेना है, किसी आयोग के सदस्य के द्वारा या किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी के द्वारा, किसी भी स्तर पर अगर प्रिंटिंग प्रेस से कहीं से भी कोई लैकिंग है तो ये सब बंद होना चाहिए। ये हमारी स्वस्थ परंपरा और पारदर्शी परीक्षा पद्धति में बच्चे की मनस्थिति के लिए बेहद खतरनाक है। और इसका यथासंभव सरकार तो जो पकड़े जाते हैं SOG वगैरह के द्वारा कार्यवाही होती है, साथ में ये जन जागरण से होगा। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि एक्चुअली हमने नौकरी को इतना बड़ा टैबू बना रखा है कि नौकरी जिसको मिली वही स्वर्ग के रास्ते जा रहा है, और जो नौकरी नहीं मिली वो नरक में रहेगा। इस भावना को अगर हमने समाज में डेवलप किया है तो फिर वो अनफेयर मीन से उनको बच्चा फॉलो करने लग जाता है, पेरेंट्स फॉलो करते हैं। समझदार लोग भी इस भंवर में पड़ जाते हैं कि यार मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लगी तो मेरा बच्चा सेटल कैसे होगा, उसकी शादी कैसे होगी। आप बच्चे को ऐसा करके भी जेल भले ही पहुंचा दो, शादी का तो मंडप ढूंढ नहीं पाओगे, लेकिन जेल का मंडप जरूर ढूंढ लोगे। तो ये सब गलत चीजें हैं, उनके अंत बुरे ही होते हैं। महाभारत में भी आप और हमारी परंपराओं में देख लीजिएगा, कहीं भी रावण सब कुछ था, बुद्धिमान था, धनवान था, फिर भी उसका पतन हो गया। तो वहीं जो है जो दुर्योधन है वो भी काफी अच्छा था, बलशाली था, सब कुछ था, लेकिन उसका भी पतन हो गया। तो अच्छाई जो हमेशा हमारी विजित रही है, और ये आदर्श रूप में स्थापित भी है और व्यवहार में भी दिखती है, चाहे देर से ही अंधेर नहीं है, लेकिन तब तक वो दूसरों का नुकसान करके और बड़ा उसका जो है रोल प्ले कर देता है। तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना सबकी जिम्मेदारी है। यानी ये लोकतंत्र के साथ समाज की भी जिम्मेदारी बिल्कुल भाई। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करना चाहते, हम राइट्स की इच्छा रखते हैं। आप ये देखिएगा कि अगर आपने ड्यूटीज कर दी तो राइट्स अपने आप मिल जाएंगे। हर व्यक्ति के लिए कर्तव्यशील रहेगा, देश समाज के लिए कर्तव्यशील रहेगा। आपने अपना काम सही कर दिया, आप पवित्र हैं, तो पूरा समाज साध्यों के राज्य का समाज बन जाएगा, पवित्र साध्यों का राज्य बनेगा। इसके अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्वस्थ परंपराएं विकसित होंगी। और जब हम पढ़े लिखे हैं तो हमें शर्म भी आनी चाहिए कि इनसे हमारे से तो हमारे अनपढ़ दादा परदादा ज्यादा अच्छे थे, जिन्होंने कम से कम अपनी बात, जुबान और अपने निर्णयों पर गर्व किया, और कहीं भी एक बात के लिए वो मर मिटे। महाराणा प्रताप ने अपना 1 इंच जगह भी जो है अकबर को देने से मना करके स्वाभिमान की रक्षा के लिए ऐसा जीवन जिया। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी ने तपस्या करके लोगों को ज्ञान दिया। महात्मा गांधी ने किस तरीके से अनवेवरेबल ट्रेवल करके देश को अंग्रेजों से आजाद कराया। उस देश में रहते हुए हमें थोड़ा पीछे जाके हमारे जो वैल्यूज हैं उनको वापस जिंदा करके भारत का नाम अच्छी जगह स्थापित करना चाहिए। ठीक है, आपकी सर बात अच्छी है। सर मैं समझता हूँ इन तीनों मुद्दों पर यदि विद्यार्थी पढ़ रहा है रूम में, इन तीनों मुद्दों पर उसको सिलसिला के यूट्यूब पर देखो या धरनों पर देखो, कहीं पर देखो, उनको छोड़कर एक जगह आपको वापस मन से पढ़ना चाहिए या उनको शामिल होना चाहिए बिना मतलब के? नहीं, देखो ऐसा है, जब कोई व्यक्तिगत गलती हो तो जब पूरे समाज के लिए कोई गलती कर रहा है, पूरा समाज प्रभावित हो रहा है, तो समाज को आवाज उठानी चाहिए। आवाज उठाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका एक टाइम फ्रेम है कि जैसे मान लो कोई इस तरीके का कोई मौन प्रदर्शन है या कोई ऐसी रैली धरना है, तो वहां पे वो जाके अपना विरोध दर्ज करवा सकता है। लोकतंत्र हमें ये सब चीजें देता है। सत्याग्रही की ये निशानी होती है, लेकिन सत्याग्रह में कहीं भी
बिना दुराग्रह के, बिना किसी दूसरे को झुकाए हुए या नीचा दिखाए, उसका हृदय परिवर्तन करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो किसी भी स्टूडेंट को अपने पर या अपने सोसाइटी या अपनी परीक्षा पद्धतियों में हो रहे अत्याचारों का विरोध करने का नैतिक अधिकार है, लेकिन वह पूरे दिन इस कार्य में लगा रहे। और क्योंकि देश में तो ब्लंडर होते ही रहते हैं, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, आज वो फलाना सिंह ये हो गया, यहाँ पे विस्फोट हो गया, वहां पे उसको उठा के ले गए, उसकी पिटाई कर दी, और ये फलाना सिंह का अफेयर उसके साथ में हो गया, इंडिया मैच हार गया, फिर आज ईरान के ऊपर ये हो रहा है, आज सोने की कीमत बढ़ गई है। तो इस तरीके से तो बच्चा सोशल मीडिया से आराम से एंटरटेन करेगा, वो तो पढ़ेगा ही नहीं। बच्चे को जहाँ आवश्यक हो और जहाँ पे विश्वसनीय स्रोतों से अगर कोई प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो वहां पे यथासंभव जितना वो लिमिटेड टाइम फ्रेम में कोई विरोध करना चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, हैशटैग वगैरह में, तो करना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं है कि फालतू हर चैनल पे आके जयकारे लगाए और ये बोले कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, गालियां निकाल निकाल के किसी की पोस्टों को जो है वो रीच करवा दे। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमें हमारी भाषाओं को मर्यादित रखते हुए, बिना आक्षेप लगाए हुए, स्वस्थ परंपराओं से विरोध दर्ज करना जरूर चाहिए। विरोध करना हमारा अधिकार है। विरोध करना चाहिए, कम समय तक, सीमित समय तक, सीमित समय तक। उसमें फिर ऐसा नहीं कि आप विरोध करो तो पूरी साल विरोध करते रहो, कौन रोकेगा आपको? तब तक एग्जाम हो जाएंगे, आपके साथी निकल जाएंगे और आप फिर रोते रहोगे, फिर आप सिस्टम को कोसोगे कि फिर गड़बड़ हो गई। और जबकि आपको वास्तविकता में पता है कि आप उस समय वो कर रहे थे जब लोग पढ़ रहे थे, ये तो नुकसान हो जाता है, इंडिविजुअल को नुकसान होता है। जी सर, ये सर की सर से सीखना चाहिए, मतलब कि अधिक होला नहीं करना चाहिए। समय की महत्व को समझो और समय के साथ साथ हमें पढ़ाई को पूरी महत्व देना चाहिए। अगला सर व्यक्ति इसी के जुड़ा हुआ प्रश्न है कि आखिर व्यक्ति असफल क्यों होता है, अगर सफलता लेंगे तो क्या करें? देखो, असफलता और सफलता में इन्वेस्टमेंट है जी। इन्वेस्टमेंट अगर आपने प्रॉपर किया है मेहनत का, अकॉर्डिंग सिलेबस, अकॉर्डिंग अप्रोच, अकॉर्डिंग सब्जेक्ट स्टडी मटेरियल, अगर आप पूरी तरीके से एग्जाम के साथ हैं तो निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है कि आपको ये लगता हो कि आपने बेहतर किया और फिर भी आपका नहीं हुआ। निसंदेह वैकेंसीज की जो संख्या कम होती है, एस्पिरेंट्स ज्यादा होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे खूब होते हैं, लेकिन इतने भी नहीं होते जितना फिगर आपको दिखता है। कि जैसे मान लो 10,000 पोस्ट आई, 5 लाख फॉर्म आए, तो मैं कहूंगा उनके अंदर लास्ट में 40-50 हजार बच्चे ही पढ़ने वाले हैं। तो वो जो बाकी है वो तो सब एग्जाम फीस देने वाले होते हैं। अब वो 40-50 हजार बच्चों के अंदर जो कंपटीशन है, उसके अंदर फिर आपको थोड़ा प्रूव करना है, उसमें आपको थोड़ा एडवांस चलना है। तो आपको अपनी नींद, अपना समय प्रबंधन और अपने मनोभावना, अपने डिप्रेशन, अपने आवेग संवेग, अपने इच्छाएं, लालसाएं, इन सब को कंट्रोल करते हुए आपको उस टाइम फ्रेम में सबसे आगे जाना है। और आगे जाने के लिए आपको एक अच्छी रणनीति के साथ में, अच्छे कंटेंट के साथ में, अच्छे हेल्दी माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ना है और नकारात्मकताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ये एक इसमें सब सफलता की कुंजी है। अथक प्रयत्न करो, प्रयास करो, निरंतरता रखो, प्रैक्टिस करो, मेमोराइज करो, मेडिटेट करो, डिस्कस करो और हेल्दी माइंड के साथ, अच्छे दोस्तों के साथ डिस्कस करो, अच्छे ग्रुप्स में रहो और यथासंभव थोड़ा मनोरंजन रखो, डांस करो, कोई दिक्कत नहीं है, मधुर संगीत सुनो, अच्छी मूवीज देखो, हेल्दी खाना खाओ, थोड़ा योगा, प्राणायाम, ध्यान, खेल, इनके साथ समीकृत रहो और नकारात्मकताओं को हावी ना होने दें। बस उसके बाद में ईश्वर आपकी मदद करेंगे। बड़ों का और गुरुजनों का आशीर्वाद के आकांक्षी रहो, निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। जी सर, इसी के ऊपर सर अगला क्वेश्चन है। अभी टीचर की आलोचना कर रहा है, विद्यार्थी की आलोचना कर रहा है, परिवार की आलोचना कर रहा है, तो इससे आप किस नजर से देखते हो? आलोचना व्यक्ति को आगे बढ़ाने में मदद करती है। आलोचना होनी भी चाहिए, लेकिन उनकी एक मर्यादा और सीमा होनी चाहिए। हम आलोचना का स्तर जो है वो नहीं गिराएं। हम आलोचना करेंगे तो टीचर हो चाहे बच्चा हो, उसमें सुधार की गुंजाइश रहेगी। क्योंकि हम बच्चे को पूरी तरीके से केवल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में ही उसकी हर अच्छी और बुरी बातों को स्वीकार करते रहेंगे तो बच्चा कभी भी अपना मूल्यांकन नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से चाहे टीचर हो, चाहे मेंटर हो, कोई भी हो, उन सबको भी अगर मान लो हम री एग्जामिन नहीं करना चाहते, क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते, टीचर की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों के आंसर जो है वो रिप्लाई करे। ऐसा नहीं है कि टीचर अगर मेंटर बन गया है और फिर बच्चों को रिप्लाई नहीं कर रहा है
तो मैं मानता हूं कि या तो उसको मेंटर नहीं बनना चाहिए, और मेंटर बन गया है तो वो बच्चों को एटलीस्ट सेटिस्फाई करे, वरना फिर बच्चों के मन में उसके प्रति जो है वो एक नकारात्मकता आएगी, बच्चे आलोचना करना शुरू कर देंगे। तो उन्हीं आलोचनाओं से फीडबैक लेके उसको काम ठीक करना चाहिए, ताकि आलोचनाओं की जो है वो मात्रा कम हो जाए। ये है। ठीक है सर, ये आपका अच्छा रिप्लाई है, और ये रिप्लाई विद्यार्थियों को भी है और सर के साथियों को भी है जो हाँ, नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट मैं कहता हूँ बच्चों से, अगर आपने, जैसे मैंने भाई सिविल सर्विसेज के जॉब को छोड़ के और टीचिंग जॉब को चूज किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चा हमारी पूंजी है। हमारे परिवार के बच्चे भले ही हमसे दूर रहें, लेकिन जिस फील्ड में हम बच्चों को मेंटरशिप दे रहे हैं या उनको टीचिंग करवा रहे हैं, तो बच्चा जाए किसके पास? बच्चा आपको चूज करके आपको ईश्वर मान के बैठा है। गुरु वो उन दोनों खड़े का के लागू पाए। अब गुरुजी ने अगर पैर लिए खिसका है, और गुरु तो ईश्वर के तो पैर पहले से ही नहीं है, तो वो किसके पैर पकड़ेगा फिर? तो ये समस्या है। तो फिर कहीं ऐसे नहीं हो कि बच्चा एक गुरुजी के पैरों के बीच में आके और गुरुजी को गिरा दे। सही सर, ये बात अच्छी है, और ये बात हमारे लिए भी है, मतलब विद्यार्थियों के लिए भी और साथियों के लिए भी, सबके लिए। ये देखो, वक्त है, बीत जाता है, यादें रह जाती हैं, बातें रह जाती हैं, अच्छे शिक्षक, अच्छे लोग स्मृतियों में रह जाते हैं, बाकी सब लोग भुला दिए जाते हैं। आज अच्छे शिक्षक जो है उनके नाम क्यों है? तो वो नाम केवल इसीलिए है क्योंकि उन्होंने, रमाकांत आचरेकर ने तेंदुलकर बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने को जो है चाणक्य ने बनाया था। तो इस तरीके से हर एक अपनी एक बड़ी पर्सनालिटी है, उसका एक मेंटर रहा है, उसका अपना एक रोल होता है, और वो तभी जाना जाता है जब उसने कुछ ऐसी विधा दी है जिससे कि वो द्रोणाचार्य कहलाए या कोई और कहलाए। अगला सर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बढ़िया भी है मतलब सबके लिए है। आखिर शिक्षक कौन, प्राइवेट जॉब वाला या सरकारी जॉब वाला? ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। प्राइवेट और सरकारी दोनों ही शिक्षक अच्छे हैं। जैसे आप बड़ी कोचिंगों में जाओगे तो जहाँ पे आईआईटी है या नीट की कोचिंग करवाई जा रही है, वो सब लोग प्राइवेट हैं, ठीक है। तो वो अपनी जगह एक मेंटरशिप दे रहे हैं। आज भी गवर्नमेंट स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूल, जो कन्वेंट स्कूल है, बहुत रिनाउंड स्कूल हैं, उन्हें बहुत सारा स्टफ डेवलप किया है, तो वो भी उनके शिक्षक हैं। वो भी शिक्षक होता है, उसका कोई कमर्शियल स्टेटस नहीं होता है कि वो सरकारी है या प्राइवेट है। ये हमारी सोसाइटी का एक नेगेटिव माइंडसेट है, और इस माइंडसेट से बाहर निकलने पर हमारी नौकरियों में जो चीटिंग वगैरह हो रही है भर्ती परीक्षाओं में, वो भी रुकेगी। क्योंकि व्यक्ति अगर स्किलफुल है तो उसके लिए मार्केट में इस समय कोई कमी नहीं है। सरकारी शिक्षक से ज्यादा पैसे जो है निजी शिक्षक कमा रहे हैं और कमा सकते हैं। ये लिमिटलेस है, ये ओपन स्काई है। इसमें आप अगर स्किलफुल हैं तो आपको कोई डिप्रेस नहीं कर सकता है, और अधिक खुश भी है। हाँ, मतलब आपको काम करके किक मिलनी चाहिए। पढ़ाई एक पैशन है, पढ़ाई एक चरित्र है, मतलब पढ़ाना जो है वो एक तरीके से पैशन है। मैं कहता हूँ ये एक धर्म है हमारा, ये हमारा एक सदाचरण है जो सदैव हमारे आचरण में अभिव्यक्त होना चाहिए, बिना किसी अपवाद के। तो शिक्षक को केवल सूचना प्रदाता नहीं कहा जा सकता। शिक्षक जो है वो निर्माता होता है। वह एक बच्चे को कहां से कहां ले जा सकता है, वह शिक्षक का कैरेक्टर होता है। तो वो तो हर तरीके से शिक्षक श्रद्धेय और पूजनीय है। तो ये प्रोफेशन केवल पैसे से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। इसके अंदर एक डॉक्टर चाहेगा कि एक पेशेंट जल्दी से बीमार होकर वापस आए, ठीक है, बट ठीक हो जाए लेकिन वापस भी आए। वकील चाहेगा कि लड़े, फिर हम जुडिशरी में जो है काम करेंगे, है ना। हर व्यक्ति चाहता है, पुलिस वाले चाहते हैं कि कोई क्राइम हो तो हम सेटल करें, किसको करेंगे, वरना तो वो तो बैठे बैठे बोर हो जाएंगे। टीचर ये चाहता है कि उसका बच्चा पास हो, क्योंकि फेल हो गया तो टीचर की दुकान बंद हो जाएगी, सीधी सी बात। तो टीचर हमेशा अपने जो जिसका वो निर्माण करता है उसमें निरंतर उत्तरोत्तर विकास के बारे में सोचता है। तो ये इस तरीके से बहुत सैक्रेड काम है, बहुत पवित्र काम है। तो इसमें एक व्यक्ति हमेशा युवा वर्ग के बीच में रहता है, तो वो सदैव युवा बना रहता है। उसको एहसास भी नहीं होता है कि वो उम्र पार कर चुका है, ये बात। इस अगला इस शिक्षक में कौन, ये भी इसमें कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, वायरल रील्स, मोटिवेशन वीडियो, रणनीति वीडियो, इन तीनों को आप शिक्षक मानते हो? देखो, वायरल रील्स, मोटिवेशन वीडियोस गलत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन शिक्षक को ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए और उसको ये मूल्यांकन स्वयं से करना चाहिए कि हम दुनिया के जयकारों में इतने खो न जाएं कि हम उनको मौलिकता देने से कहीं पीछे रह न जाएं। अगर हमने अपने टीचिंग
स्किल को कहीं पे श्रिंक कर दिया है और हम बच्चों को केवल अपनी गाड़ियों की रील दिखा रहे हैं या अपने चश्मे का एंगल दिखा रहे हैं या अपने बियर्ड जो है दाढ़ी वगैरह है उसके लुक्स दिखा रहे हैं, तो वी आर नॉट टीचर। वो अपना एक आनंद का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन वो बच्चों को मतलब इस लेवल पे नहीं ले जाए कि बच्चे वैसा करने लगे कि भाई आप फैशन टाइकून नहीं है और एटलीस्ट आपके किरदार में मतलब हाँ आपकी कोई अच्छी स्पीच है उसकी कोई कट पेस्ट करके और वहां पे कोई लगा रहा है, अच्छी बात है, किसी को मानसिक संतुष्टि देती है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात टीचर से ज्यादा बच्चों को सोचनी है कि बच्चों को इन सब चीजों से ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखना है, उन्हें अपने गुणों के साथ रहना है, ना कि पर्यायों के साथ। जैसे पानी होता है तो पानी जैसे समुद्र है तो समुद्र में पानी गुण है और लहरें पर्याय है, तो लहरें तो आती और चली जाती हैं, तो रील और मोटिवेशन तो उन लहरों की तरह है और अध्ययन जो है वो है उस समुद्र के पानी की तरह। तो इस तरीके से हमें हमेशा पानी के साथ रहना है, गुण के साथ रहना है, एट्रीब्यूट के साथ रहना है, हमें पर्याय या मोड के साथ नहीं रहना है, क्योंकि वो अस्थायी है। स्थायी चीजें हमेशा सुकून, खुशी और परिणाम देती है और बाकी हमें इल्यूजन या भ्रम देती है। ये अगला सर इसी में क्वेश्चन है, अपनी चीज का प्रचार या दावा करने वाले क्या शिक्षक कहलाते हैं? अगर चीजें वास्तविक हैं तो सूचना प्रदान करना शिक्षक का अपराध नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आपने पढ़ाया है और वास्तव में बच्चे कामयाब हो गए हैं तो आप स्वतः प्रमाणित हैं, आपको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रत्यय प्रमाण्य नहीं है, स्वतः प्रमाण्य। जैसे सूरज होता है उसको ये प्रमाणित करने की आवश्यकता थोड़ी है कि उसमें गर्मी है, चांद है उसको ये प्रमाणित करने की आवश्यकता थोड़ी है कि उसमें शीतलता है। तो अगर आप वाकई ईमानदार हैं, लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं और आपने काम अच्छे से किया है तो बच्चे बोल देंगे। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि भाई मैंने ये किया, वहां से ये मेरे ये क्वेश्चन यहाँ से आया है। जो भी अवेलेबल कंटेंट्स है उसके अंदर लगभग सारे क्वेश्चंस टीचर्स के द्वारा पढ़ाई कंटेंट से कवर हो जाते हैं और जो टिपिकल जोन है वहां से किसी टीचर के द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है और वो परीक्षा में केवल गलतियां करवाने के लिए हिस्सा होता है। कंपटीशन का अप्रोच जो होता है वो एक जनरल, सेमी टफ और टफ होता है। टफेस्ट, तो टफेस्ट पार्ट से कोई भी क्वेश्चन अगर आप ऑप्ट करेंगे तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। सेमी टफ से अगर आप अचीव करेंगे, आप अच्छे ब्राइट स्टूडेंट हैं तो आपको रैंक मिलेगी और जनरल से आप करेंगे तो आपको सिलेक्शन मिलेगा। सीधी सी बात। अब इसमें मसला ये है कि जो कंटेंट आपने बच्चे को प्रोवाइड किया है उसको बच्चे को एक्सेसिबल कितना बनाया उस कंटेंट के लिए, मतलब बच्चा उस कंटेंट को कितना याद कर पाया है, कितनी समझ आपने बच्चे को दी है जिससे कि बच्चा एक 2 साल के मैटर को 2.5 घंटे में कैरी करके लिख दे। वो स्किल अगर आपने बच्चे में नहीं दिया है तो आप शिक्षक नहीं है, आप केवल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है। ये की दुकान चलाने वाले हैं ना, हाँ, ये कह सकते हैं। हाँ भाई, जैसे इंफॉर्मेशन मतलब आप ठीक है आपने मेहनत की है, लेकिन दैट इज नॉट टू बी कंसिडर एज ए गुड टीचिंग। गुड टीचिंग मीन्स स्किलफुल, बच्चे के अंदर वो स्किल डेवलप होना चाहिए कि बच्चे में सब्जेक्ट का किरदार डेवलप हो जाए। बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अगर आपने डेवलप नहीं की, बच्चे को आपने चीजें क्लियर नहीं की, तो बच्चे को फिर वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो रास्ता नहीं दिखेगा। सीधी सी बात। वरना बहुत सारे जैसे रास्ते में चीजें पड़ी हैं, बच्चा ये नहीं समझ पाएगा मुझे जाना कैसे, उसको क्लियरिटी चाहिए। ये और सर ये पहले कोटेशन भी कहता कि ऐसी चीजों को विद्यार्थी नहीं लेना चाहता और जो खराब चीज होती है इनका मतलब नहीं कोई एग्जाम में वायरल लीस्ट या वायरल टीचर उनसे पढ़ते हैं और फिर बोलते हैं कि हमें सफलता क्यों नहीं मिलती, कि आपने अच्छा पढ़ा ही नहीं तो सफलता कहाँ से मिलेगी सर? हाँ, वायरल रील्स को के ऊपर एक नैतिकता भी होनी चाहिए, क्योंकि हम केवल चुटकुले सुना के या चौथ की कहानियां सुना के, जब हम चौथ की कहानियां सुना रहे हैं टीचर्स जो है और हमें ये नहीं पता कि मराठों की चौथ कैसी थी तो चौथ की कहानी सुनाने वालों को मराठों की चौथ के बारे में प्रॉपरली पता नहीं है। ये भी मैंने सोशल मीडिया से कहीं कहीं देखा है। तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट है। निश्चित रूप से टीचिंग प्रोफेशन के लिए एक ब्लैक सेगमेंट मानूंगा मैं कि टीचर अगर रेस्पॉन्सिबल है तो उसको बच्चे को एटलीस्ट ट्रेंड सेट ऐसे नहीं करने चाहिए कि बच्चा उनकी अपेक्षा करे। चुटकुलों का एक सीमा तक जो है उपयोग किया जाना उचित है, लेकिन वो मर्यादित होना चाहिए, नैतिकता के दायरे में होना चाहिए। वरना फिर हम मनोरंजक जो नट और भांड हैं वो नहीं बने।
क्योंकि वो कार्य किसी और का है, तो उनको अगर आप छीन रहे हैं उनकी आजीविका, तो खत्म हो जाएगी। चुटकुले सुनाने वाला और वो काम तो बेचारा कोई और कर रहा है, कोई कॉमेडी स्टार बने हुए हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, तो उनके रील्स हैं वो कम चलेंगे फिर, तो एक क्राइम भी है। हाँ, तो उनको उनका काम करने दिया जाना चाहिए और टीचर को टीचर का काम करने दिया जाना चाहिए। स्वधर्म बोलते हैं गीता में इसको, यानी हर व्यक्ति को अपने वर्णाश्रम के अनुसार कर्तव्य करना चाहिए। प्लेटो के अनुसार इसको न्याय बोलते हैं कि हर विवेक, साहस और संयम के अनुसार बने हुए समाज जो है, जैसे राजा है, योद्धा है और किसान वगैरह है, जब अपना अपना कार्य करेंगे तो न्याय की स्थापना होगी। इसी में सर 2 और 3 और क्वेश्चन है। गाइड लिखने वाले और बेचने वाले, ये क्या शिक्षक है? गाइड लिखना बुरी बात नहीं है, गाइड बेचना भी बुरी बात नहीं है, कोई बुरा कुछ भी नहीं है जी। लेकिन हमें ये जरूर देखना चाहिए कि गाइड हम किस चीज के लिए लिख रहे हैं और उसकी कितनी डिमांड है, मतलब सब्जेक्ट सिलेबस के हिसाब से उतना कंटेंट हम दे सकते हैं, लेकिन गाइड की एक सीमा होती है, हम उस सीमा से आगे नहीं जा सकते हैं। भाई जैसे आप मूल बुक के तौर पे जो है गाइड को नहीं बना सकते। गाइड में क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए। केवल फैक्ट्स को प्रोवाइड कर दिया आपने और उसमें भी समझ विकसित नहीं की है तो बच्चे को दुविधा होगी। फिर आप ये दावा करते हैं कि साहब मेरे कंटेंट में से सब कुछ आ गया है और आपने कुसमायोजित सेना को वहां पे एक पेट्रोलिंग कर दी है गाइड में और बच्चे की कोई अंडरस्टैंडिंग बनी नहीं, तो भले ही पर्सन आ गए हो लेकिन बच्चा तो एग्जाम में तो उससे मटेरियल लेके जा नहीं सका। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है हमें कि गाइड को एक निर्धारित फ्रेम के अंदर हमें निष्पादित भी करना है, साथ में बच्चे को परीक्षा तक ले जाने वाली अप्रोच भी उसमें रखनी है, ये रखनी चाहिए। और बुरा तो नहीं है, बुरा इसलिए नहीं है क्योंकि गाइड भी मूल बुक से योग्य शिक्षकों के द्वारा अगर लिखी जाती है तो निश्चित रूप से बच्चों को फायदा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो सर अगला है टीचर ही है, मूल किताबें आपने बता दी, इसमें गाइड बुक और नोट्स, पोथे पता नहीं अभी मार्केट में चल रहा है, पोथे है क्या? मैं नहीं समझता पोथे, मतलब किताबें बड़ी वाली वो है पोथे, आखिर कौन सी पोथे है? देखो एक्चुअली क्या होता है, सुकरात ने एक बात कही थी कि जो व्यक्ति अपने बारे में जितनी अच्छाई होने की सफाई देता है वह वास्तव में अच्छा होता नहीं है। हाँ सर। हम कभी भी पब्लिक डोमेन में आके किसी भी टीचर को अगर क्रिटिसाइज करते हैं तो हमारा कैरेक्टर भी उसके जैसा ही है। क्योंकि व्यक्ति को बुराई अगर दिखती है तो आपको अपना अच्छा करके उसकी बुराई को न्यून किया जा सकता है। आप अच्छा करेंगे तो उसकी बुराई न्यून होगी। अगर वो वाकई अच्छा कर रहा है फिर आप उसको बुरा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ये गलत बात है। पोथा हर चीज का अपना एक फ्लेवर है, हर चीज की अपनी एक खूबसूरती होती है। ये मान के चलिए कि आपने 1000 पेज लिखे, एक ने 200 पेज लिखे, 200 पेज में से अगर 80 क्वेश्चन आ रहे और 1000 में से अगर 90 क्वेश्चन आ रहे तो ये बच्चे को डिसाइड करना है कि वह 200 में से 80 वाला पढ़े या 1000 में से 90 वाला पढ़े। क्योंकि 1000 वाले में भी बुराई नहीं है, लेकिन वो जो अपवंचना है, जो एक दूरी रह जाती है सफलता और व्यक्ति की कामयाबी के बीच में, वो मीट आउट करनी है आपको। क्योंकि कंपटीशन वो होता है जो बोलते हैं ना कि गति के साथ सुरक्षा है ना। मतलब आपको गति भी चाहिए और सुरक्षा भी चाहिए। इसका मतलब है नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो और आप स्पीडली गो थ्रू होके बहुत सारी चीजों को समेट भी लें। तो गाइड का रोल ये होता है वैसे। और अगर उसको आप बड़ा कर रहे हो तो वो उतना ही डैमेज कंट्रोल होता है कि बच्चे को आप कंटेंट ज्यादा दे रहे हो लेकिन मेहनत भी तो ज्यादा दे रहे हो, तो बच्चा कंपटीशन में फाइनली टोटल बनाने में दुविधा महसूस करेगा। तो स्मार्ट स्टडी अप्रोच के हिसाब से होनी चाहिए। बच्चे में अगर आप ही डर पैदा कर दोगे तो बच्चा किसकी शरण में जाएगा? क्योंकि भगवान ने तो आपको दे दिया है कि बच्चे के सामने आप जाओगे, आपके पैर पकड़ के बैठा हो और आप ही अपने पैरों के ऊपर ऐसे कीलेदार जूतियां लगा के बैठ गए, तो बच्चे के तो हाथ हैं वो एकदम ब्लडी हो जाएंगे, खून आ जाएगा उनके। तो इसलिए टीचर को निडरता के साथ में, बदलते हुए पैटर्नों की समझ के साथ में, अवधारणात्मक समझ के साथ में एक अच्छा हेल्दी कंटेंट देना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए कि क्या मैं अपनी क्लास को देख के संतुष्ट हूँ? क्या मैं समझ पा रहा हूँ इस क्लास में? क्या इस गाइड को मैं समझ पा रहा हूँ? बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे गाइड जो राइटर्स हैं, उन्होंने कुछ लिख तो दिया है
लेकिन उनको खुद को भी नहीं पता है कि उन्होंने कहाँ क्या लिखा है। क्या क्या लिखा सही। तो इससे ज़्यादा और त्रासदी कुछ नहीं हो सकती। तो इसके ऊपर थोड़ा सा सभी को देखने की ज़रूरत है, और ये कोई शर्माने की बात नहीं है। हम अगर बच्चों के अंदर रिजल्ट कन्वर्ट नहीं करेंगे तो रियल ग्राउंड पे, तो हम कुछ दिन तक सोशल मीडिया यूज़ करके पॉपुलर हो सकते हैं, लेकिन हमारा अंत बुरा होना है। अंत बुरा होगा ये बात जी। इन सभी को आपने शिक्षक में शामिल किया, और शिक्षक में अंतिम क्वेश्चन है, ये आपने जितनी बातें आपने की, ये ना करे, ना कोई होला, बल्कि शांति से पढ़ाए और शांति से विद्यार्थी को सफल कराए, ये क्या एक शिक्षक का अच्छा गुण है? क्यों नहीं है भाई? अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है जी, बच्चे बोलेंगे। बच्चे बोलेंगे। आप ग्राउंड लेवल पे बच्चे से बात करो, बच्चे के अगर चेहरे पर आपका नाम सुनते ही मुस्कान आए और एक प्रेम भाव आए, तो समझ लो आप सफल हैं। सफल है। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने ये पढ़ाया, इसमें से इतना आया, मैंने ये है, वो दूसरे में से नहीं आया, फलाने की किताब खराब है, फलाने की कोचिंग खराब है, फलाने की ये ले लो, वो ले लो। कुछ समीक्षा गुरु भी बने बैठे हैं यहाँ पे, जैसे किताबों की ले लेके समीक्षा करते हैं, जबकि दे डोंट नो दैट व्हाट इज द एक्चुअल कैरेक्टर ऑफ दैट कंपटीशन। वो भी समीक्षा कर रहे हैं। तो ये सब चीजें, अच्छा बच्चा क्या होता है, बच्चा सोशल मीडिया पे अपने इन सब कंटेंट को टाइप करता है, जो जिसने वीडियो बना रखा है वो सजेशन में आ जाता है, और फिर वो सोचता है कि यार गुरुजी ने इसको बता दिया है, तो उससे बेचारा बाहर नहीं निकल पाता है। हाँ सही है। बच्चे को सबसे पहले ये करना चाहिए कि वो एनसीईआरटी, आरबीएससी की बुक्स को प्रॉपरली पढ़े, और उसके बाद में वह मूल पुस्तकें जो स्कूल कॉलेज वगैरह के अंदर जो चलती है पाठ्य पुस्तकें, उनको पढ़ाई करे बढ़िया से। उसके बाद में वह किसी भी कोचिंग या गाइड जो है उसकी शरण ले, तो उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। फिर बच्चा खुद से समझ जाएगा कि किस टीचर में कितना दम है। केवल माहौलबाजी, रीलबाजी या फिर छपास जैसी स्थितियों से बच्चे को हम डाइवर्ट ना करें। बच्चा डाइवर्ट होता भी नहीं है। हाँ, सही है। बच्चा फॉलोइंग आपको देता है तब तक जब तक कि एक आवाज या एक हो हल्ला सुन के बच्चा आ तो गया, लेकिन बच्चे ने देखा कि यहाँ तो बावड़ा बनाया जा रहा है, तो बच्चा उतनी ही जल्दी आपको डिफेम भी कर देगा ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल पे अगर आपको काम करना है तो आपको वास्तव में ग्राउंड लेवल पर ही बने रहना है। तो सर आजकल यूट्यूब पे वीडियो आते हैं ना, रणनीति वाले वीडियो, तो उसमें जो अच्छा शिक्षक होता है, जिसकी अच्छी मतलब मार्केट में डिमांड होती है, विद्यार्थी को पढ़ने की उसको आवश्यकता होती है, उनका नाम वेतन नहीं है। अच्छी किताब होती है, उनका नाम वेतन नहीं है, या कोई इसको गुस्सा कहो या कोई अलंग कह सकते हो। जो देखो सीधी सी बात है, अगर व्यक्ति किसका नाम ले सकता है, ये मानव स्वभाव में होता है। आप अपने साथ उसको रख सकते हो जो आपसे कम बुद्धिमान है, बहुत कम बुद्धिमान समझ गए। आप उसी का नाम ले सकते हैं जो आपके बराबर का है, या आप उसको अपने आप से कमजोर समझते हो। मुझसे बच्चा राय मांगता है, मैं सबका नाम लेता हूँ कि आप सभी जगह जाएं, ये चीजें हैं, आपको जो अच्छा लगे वो स्वीकार करें। महात्मा बुद्ध ने कहा था, एक पसीज आइए, देखिए, अच्छा लगता है स्वीकार कीजिए, मेरे कहने से स्वीकार मत करो। ये तार्किक है, क्योंकि मैं कहूंगा, मैं तो अपनी चीज को अच्छा ही बताऊंगा कि अच्छा है, ये मानव स्वभाव में है। अगर मैं कहूंगा कि भाई तेरे को समझ में आता तो देख ले, नहीं कोई बात नहीं, सेल्फ स्टडी करो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं साहब हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, तो मैं उनको उनके व्यक्तिगत स्तर पे बिना पैसे के लिए पढ़ने का तरीका भी बताता हूँ, क्योंकि कोई भी रास्ता है वो मोक्ष की ओर ही जाता है। और आखिर कुछ बात करते हैं, जिसमें से एक को चुनना है आपको, नौकरी या बिजनेस। देखो ये सब परिस्थितियों पे निर्भर करता है, लेकिन 90% मैं कहूंगा कि जो इस पॉडकास्ट को सुनेंगे वो नौकरी अपेक्षी है, तो नौकरी करनी चाहिए। जी सर। नौकरी प्राइवेट गवर्नमेंट कहीं भी हो सकती है, स्किल होना चाहिए, आपको अच्छा पे मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जी सर। अगला सर है खेलना या पढ़ाना। खेलना आपका ऑब्जेक्ट तब हो सकता है जब आप उसको किरदार में जीते हैं। वैसे खेलना एक स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है। एक हेल्दी जो आपका शरीर है उसके अंदर एक हेल्दी माइंड होगा, तो निश्चित रूप से पढ़ना तो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है ही है। पढ़ना तो हर खिलाड़ी को भी चाहिए और खेलना हर स्टूडेंट को भी चाहिए, दोनों पूरक हैं एक दूसरे के। लेकिन अगर आप जॉब के ओरिएंटेशन से देखते हो तो गेम्स में भी बहुत सारी हैं, जैसे मनु भाकर को देख लीजिएगा आप, सिंगल जो हमारे कंपटीशन होते हैं उनके अंदर और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन क्रिकेट जैसे गेम के अंदर अपने आप को वेस्ट मत करना, क्योंकि ये इतना बड़ा एक कमर्शियल गेम है कि इसके अंदर बच्चे बहुत अपना लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं।
तो कोई व्यक्तिगत स्पर्धा में जैसे कोई एथलीट वगैरह है तो वो तो आगे बढ़े तो ठीक है, अदरवाइज फ्यूचर को देख के ये जरूर देखना है कि अगर आप पढ़ाई में ठीक है तो गेम्स को साथ साथ रख सकते हैं, लेकिन ये देखना है कि क्रिकेट जैसे गेम में अगर आप कोई, हो सकता है लाखों में से एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाए तो कम से कम लाखों लोग बर्बाद हो रहे हैं, ये तो थोड़ा देखना है। अगला सर इसमें वन रिपीट में रील्स देखना या परिवार के साथ समय बिताना? परिवार के साथ रहते हुए रील्स देख लो दोनों काम हो जाएंगे। देखो रील्स देखना एक टाइम बीइंग है, लेकिन उसको आपको एक टाइम फ्रेम में बांधना होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि दुनिया से विमुख हो जाओ। दुनिया की बुराइयों को जानना भी हमारी अच्छाइयों के लिए आवश्यक होता है। संसार में शुभ इसलिए शुभ होता है क्योंकि अशुभ भी होता है। तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि फला चीज बेकार है, फला, ये डिसाइड करके आपको थोड़ा टाइम फ्रेम, जब मनोरंजन के मूड में हो तो 2-4 मिनट मोबाइल चला के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगला है आपका बेहतरीन विद्यार्थी कोई एक नाम? विद्यार्थी का मैं अगर किसी एक का नाम ले दूंगा तो इस पॉडकास्ट में जो देखेंगे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो सब नाराज हो जाएंगे लेकिन फिर भी जो विद्यार्थी मेरे सबसे ज्यादा नजदीक रहा है उसका नाम राम सिंह शेखावत है। राम सिंह, वो सुन भी रहे तो आपकी हाँ, राम सिंह शेखावत है जो अभी स्कूल लेक्चरर हिस्ट्री से ही है और बहुत ही छोटी उम्र में वो बना था और 22 साल के करीब भी हुआ नहीं था तब मेरे पास पढ़ने आया था और केवल ऐसे ही एक दिन क्लास में आया, फंकी मूड में क्रिकेट खेलता था और बोला कि गुरु मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा केवल मेरे बालों से या मेरे स्टाइल को फॉलो मत करना, मेरे किरदार को फॉलो करना। तो बोले मैं आपको वचन देता हूँ। तो बहुत अच्छा, मतलब उस समय हिस्ट्री के अंदर उसकी कोई दूसरी या तीसरी रैंक ही थी। अच्छा। सब्जेक्ट के अंदर। हाँ, 2016 के बैच में। अच्छा। तो बहुत ही कामनाओं के साथ नमस्कार।